आज के टाइम पे 20 से 25 साल की उम्र में हर इंसान के शरीर में किसी न किसी प्रकार का दर्द। तो आपको क्या लगता है, किसी खतरे की घंटी है या सामान्य है? क्योंकि आजकल हम आइस को मोबाइल चला के आइस टायर्ड कर रहे हैं, आई मसल टायर्ड हो रही है, रेटिना ठीक होती है, आई मसल्स वीक है। आज के टाइम पे भैया क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, हम अपनी और आपकी बात ही नहीं कर रहे, 15 साल के 20 साल के लड़के डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। मतलब वो मुझे लग रहा है कि कई हमारे जानने वाले हैं जिनके बच्चे इस तरीके से हरकतें कर चुके हैं। यही वो इरिटेशन है जो आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को करता है। जब आप इरिटेटेड हो तो आपका इमोशनल कट ऑफ, आपकी जनरल सोशल कम्युनिकेशन कट ऑफ, आपकी ही फैमिली आपसे डिटैच होना शुरू हो जाती है, दूर रहना शुरू कर देती है। आप अकेले बैठना, अकेले सुनना शुरू कर देते हो, अपनी चीज़ों में रहना शुरू। तो कहीं ना कहीं इसके साथ क्या हुआ, आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो गए, क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आज के टाइम पे बहुत लोगों को आपने भी सुना होगा और बहुत लोगों को मैं भी सुनता हूँ, वो सुबह उठ रहे हैं तो बोलते हैं अरे ये गद्दा सही नहीं है क्या, या हम रात को लेट सोए गए क्या। मतलब कभी किसी कंधे में पेन है, किसी कमर में पेन है, किसी घुटने में पेन है, हाथ में पेन है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पेन है। मैं मैथ सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं पढ़ता था कि ये 1 2 3 के साथ ABCD क्यों लगा देते हैं। सिर्फ इस एक लाइन की वजह से मैंने मैथ नहीं पढ़ी। भैया अपने शरीर के बारे में एक ऐसी बात जो हर इंसान को आज के टाइम में जानना चाहिए। ब्रेन आपका जो है वो सेंस करता है, वो रिलेट करता है। भैया आज के टाइम पे हमने देखा है कि अच्छे रिश्ते होते हैं लोगों में और अचानक रिश्तों में दरार आ जाती है या रिश्तों में डाउट आ जाता है। लोग एक दूसरे से इतने जल्दी रिश्ते तोड़ लेते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन आप ऐसे रिश्ते टूटने के, अगर ब्रेन हेल्दी है तो बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाती है, और बॉडी हेल्दी है तो ब्रेन ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप इरिटेटेड या परेशान हो थोड़ा सा दिमाग से, और बहुत अच्छी ड्रेस भी पहनो तो भी आप परेशान रहते हो, यार ये सही नहीं लग रही है। एक काम करते दूसरी शर्ट डाल लेते हैं, जैकेट डाल लेते हैं, या आप कई बार क्रीम लगाओ, मुंह धुलो, फिर भी आप अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अश्वनी पांडे और आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपको जीना कैसे है, आपकी दैनिक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, आपको फ़ोन कैसे चलाना चाहिए, आपको ऑफिस में कैसे बैठना चाहिए, आपको घर पे कैसे बैठना चाहिए, आपको सोना कैसे चाहिए। मैं अपने हर पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट को लाता हूँ जो कुछ ना कुछ आपको दे के जाता है। सिर्फ व्यूज़ बढ़ाना और सब्सक्राइबर लेना ही हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है डॉक्टर महिपाल सिंह जी, और आज हमने उनसे जो है बहुत टाइम से रिक्वेस्ट हमने उनसे किया है, तो आज उनको समय मिला है, वो भी रात के 11 बजे। तो भैया आपका बहुत बहुत आभार और हम बहुत थैंक यू आपको कहना चाहेंगे कि आपने अपना समय हमें दिया। नहीं, थैंक यू सो मच। और मुझे आप लोगों को भी नमस्कार जो आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं। और मैंने आपके पॉडकास्ट को देखा हुआ है, काफ़ी अच्छा और बहुत ही बेहतरीन होता है, जो सोसाइटी के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद रहता है। जैसे कई बार होता है कि न्यूज़ की आप क्लिप भी निकालते हैं, इतना बिजी इंसान है अपने बारे में भी नहीं सोच पाता है। पहले न्यूज़ बहुत ध्यान से देखते थे, पर अब किसी के पास टाइम नहीं है। पर उनमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्लिप होती है, उस क्लिप को एक्सप्लेन करना, बताना, दिखाना, वो कहीं ना कहीं दिमाग में एक जगह बना लेती है, और वो पूरे दिन की जो न्यूज़ चैनल में रिपीट टेलीकास्ट होती है, वो आपके 5 मिनट की क्लिप जो है उन्हें कंप्लीट करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप उस तरीके से उन चीज़ों को देते हैं। और आज मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और आपके साथ आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे। इसे हम समस्या ही कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं वो बहुत नुकसान भी करती हैं। बिल्कुल भैया। जैसे फ्रूट्स हो या ड्राई फ्रूट्स हो, बहुत हेल्दी होते हैं, पर उसका नॉर्मल से ज़्यादा यूज़ भी आपके शरीर पे हानिकारक होता है। वैसे ही आज के समय में आपका मोबाइल, लैपटॉप आपके लिए जितना अच्छा और बढ़िया है, उतना ही ज़्यादा ख़राब भी है। तो कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि उसका बच्चा किस तरीके से यूज़ कर रहा है, या लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपका जो विज़न है वो बहुत दूर तक है और समाज के भलाई के लिए है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज उसके बारे में व्यूज़ देने और बताने में। थैंक यू सो मच भैया। और अगर आपको भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, और आपको अगर एक बार भी लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, तो मैं बाद में
भैया का नंबर और एड्रेस सब पॉडकास्ट के नीचे दे दिया जाएगा। आप भी इनसे एक बार अपनी समस्या को लेकर जरूर मिले। भैया सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि हर इंसान मोबाइल में बिजी है, बिल्कुल। हर इंसान फ़ोन में बिजी है, लैपटॉप में बिजी, मतलब कहीं ना कहीं बिजी है डिजिटल दुनिया में। पहले क्या होता था कि जैसे हम लोग फ़ोन के बारे में उतना ही जानते थे कि फ़ोन आ रहा है और बातें हो जा रही, कहाँ से, कोई बम्बई बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई कोलकाता बैठा है, यही यूज़ होता था पहले फ़ोन का गांव में। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी और आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि हर इंसान फ़ोन में बिजी है। मैं देख रहा हूँ कि ना लोग बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, ना लोग फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, और वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और अपने जीवन का एक अच्छा सा समय जो है वो फ़ोन में व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या ज़्यादा फ़ोन चलाने से, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है क्या? बिल्कुल, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और इसी के साथ साथ आपके ब्रेन में ना एक आदत होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन हमेशा उसकी आदत है नई चीज़ें सीखने की। कहीं ना कहीं आप सबको पता होगा कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो अपने आप को सरेंडर मोड में रखते हैं, हाँ भैया। समर्पित करते हैं, तब जाके उस चीज़ को हम पाते हैं। पर जब हम कुछ बताते हैं या कुछ चीज़ सिखाते हैं तो हम हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं, एक्शन में रहते हैं। तो आपका ब्रेन भी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करता है कि उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं, जितनी घटनाएं आपने देखी हैं, उन सब को समराइज़ करके वहाँ पे वो स्टोरी क्रिएट करता है, एग्जाम्पल सेट करता है और उससे रिलेटेड आप दूसरों को बताते हैं। तो मोबाइल में अब क्या हुआ है कि मैक्सिमम लोग आज के टाइम में रील्स के पीछे पड़े हैं, यूट्यूब के पीछे पड़े हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे पड़े हैं। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि दो तरीके की चीज़ें हैं। एक होती हैं जहाँ नॉलेज वाली चीज़ें हैं, जी भैया। तो नॉलेज मैक्सिमम लोग लेना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। बट वहीं पे इंटरटेनमेंट के लिए वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब आप इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उसको देखना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, फॉलो करना स्टार्ट करते जी हैं, भैया। आप सरेंडर मोड में चले जाते हैं। आप उससे बेहतर करना या उससे बेहतर समझना या उससे बेहतर क्रिएट करना भूल जाते हैं और आप कहीं ना कहीं उसमें ट्रैप होते चले जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मैक्सिमम लोग स्क्रॉल ही करते हैं, आप अगर नोटिस करेंगे हाँ तो स्क्रॉल ही करते हैं भैया। वो एडिक्शन धीरे धीरे आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज करता है और वो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी उसी से रिलेटेड बन जाती है मैक्सिमम, और आप उसमें अपने आप को इंटरटेन करना शुरू करते हैं। जब आप उसमें इंटरटेन करना शुरू करेंगे तो आप सरेंडर मोड में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपका ब्रेन ने क्या किया, उसमें चेंजेस नहीं कर रहा है, वो उसी में इंटरेस्ट ले रहा है। जब इंटरेस्ट लेगा तो हर इंसान का अपना पर्सनल टेस्ट होता है ना। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आप मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, मैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसका जवाब यस। दूंगा। जो हमारे व्यूवर हैं उनका ब्रेन हमसे भी तेज़ी से चलेगा, वो इसमें जज करेंगे, ये ठीक कह रहे हैं, ये इसमें और बेहतर कर सकते थे, ये इससे बेटर बोल सकते थे, बिल्कुल ये सही बात। चीज़ें बेटर है। बट वहीं पे जब आप एक डांस, नाच गाना, ऐसी कोई भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं जहाँ पे आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, एक बैड पॉस्चर में सिर्फ मन ही मन खुश हो रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और बदलते चले जाते हैं। जी। और बराबर उसको स्क्रॉल करना, चेंज करना, कब आपकी आदत और कब आपकी आदत जो है वो आपकी एडिक्शन नेचर में बन गया, वो आपको पता भी नहीं। आपके पास दो लोग बैठते हैं बट फिर भी आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे चलते होते हो, रहते हैं। आप बराबर कर रहे होते हो। वहीं पे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमें आपको बात करनी है, वो बच्चे को फ़ोन पकड़ा देंगे, बेटा फ़ोन देखो, 2 मिनट चुप रहो। कई लोग क्या कहेंगे, मुझे कहीं जाना है, बच्चे को फ़ोन दे दिया, अब उसको श्योर हो गया कि वो फ़ोन लेके एक जगह बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आप कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड न्यूरोप्लास्टिसिटी उसके ब्रेन में बना रहे हो। उसका दिमाग एक्शन में है ही नहीं कि वो क्रिकेट खेल ले, साइकिल चला ले, स्कूटर चला ले, दाएं बाएं घूम ले या खुद कुछ क्रिएट कर ले, वो मिट्टी से कुछ बना ले, स्केच कर ले, ड्राइंग कर ले। ये जो वैरायटी ऑफ ब्रेन की आदत थी चीज़ों को क्रिएट उसको करने आपने की, ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म कर गई। उसको एक फ़ोन पकड़ा दिया कि आप जो इसमें आ रहा है उसे फॉलो करो। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे बच्चे उन्हीं कार्टून्स और बाकी चीज़ों के एक्शन में बोलना भी शुरू करते हैं। हाँ हाँ।
बिल्कुल बोलना शुरू तो करें। कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा किस तरीके से आप उसे क्रिएट कर रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक ऐसा जहर है वो जो धीरे धीरे आपकी काबिलियत, आपके टैलेंट को मार भी देता है। हाँ, क्योंकि भैया मैंने अभी के टाइम पे ऐसे भी देखा है कि लोग रील्स देखते देखते अचानक से हंसने लगते हैं, अचानक इमोशनल हो जाते हैं, जबकि उस रील से उनका कोई मतलब नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि मैं भी फ़ोन देखता हूँ, आप भी फ़ोन देखते हैं। जैसे मेरी आदत है कि मैं डेली शाम को 1 घंटे फ़ोन देखता ही देखता हूँ। मतलब मैं आपसे क्यों कहूँ कि मैं नहीं देखता, बट मैं जैसे कोई 1 घंटे का वीडियो लगा लिया, कोई 1.5 घंटे का वीडियो लगा लिया, कोई 20 मिनट का, तो मैं ऐसी चीज़ देखता हूँ, मुझे कुछ सीखना होता है तो मैं उस पर वो सर्च करके यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, फिर 2-4 वीडियो आते हैं तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं उसको देखता हूँ। तो ये फिर भी एक बार मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि दिन भर सिर्फ सिर्फ उनका अंगूठा चल रहा है, खाना खा रहे फिर चल रहा है कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ऑफिस में होने के बावजूद भी फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान उनका है। तो आपके हिसाब से फ़ोन कम चलाना चाहिए या किस? देखो, हम यही आपसे कहेंगे क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। जैसे हाँ। फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ भी है, आपको पूरे वर्ल्ड से वो कनेक्ट रखती है, जो चीज़ें जाननी है उसके बारे में भी वो बताता है। जैसे फ़ोन मैं भी देखता हूँ, पेशेंट आया, मुझे कोई मसल्स है, कोई जॉइंट्स है जो नहीं याद आ रहा, तो मैं फ़ोन खोलूँगा, उस वीडियो को देखूँगा, उसे समझने की कोशिश करूँगा, एंड उसके बाद क्या करते हैं, वो वीडियो समझने के बाद अब उसमें मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अपग्रेडेशन करूँगा कि हाँ, इस तरीके से मसल एक्शन है, ये एसोसिएटेड मसल है, तो ये एसोसिएटेड आसपास की नर्व है, तो अगर ये पॉस्चर है तो ये क्रिएटिविटी होती है। तो ये हमें हेल्प करता है। बट वहीं पे हम सिर्फ उसे एक इसलिए देखते रहें कि हमारे पास कोई काम नहीं। जैसे आपको पार्क में छोड़ दें, आप किसी का वेट कर रहे हो और आपके पास फ़ोन नहीं है, आप उतने देर में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर, आप बिल्कुल। घास देख लोगे, आप घास के अंदर वो वाली घास भी ढूंढ लोगे जिसमें पानी आता है, बचपन में हम चबा लेते थे। हाँ, हाँ। आप पत्ते देख लोगे कि कितने टाइप के हैं, पूरे पार्क में छांव कहाँ है, बेंच कहाँ है, किस कलर की है, कितना घिस गया है, कौन जा रहा है। आपका ब्रेन उतनी देर में पूरा एक्सप्लोर कर लेगा। बट वहीं आपका मोबाइल है, तो आपके बगल से कौन गुजरा आपको नहीं पता, बगल में आप कहाँ खड़े थे नहीं पता, आप फ़ोन लेके वॉक करते जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप किधर जा रहे हो। लोग खंबे से टकरा जाते हैं, एक दूसरे से टकरा हाँ। जाते हैं, कोई वेव कर रहा है नहीं पता चलता है, क्योंकि आपके ब्रेन एक जगह ऑक्यूपाइड है। और यही टेंडेंसी होने के बाद फिर जब आदत बन जाएगी तो आप कहोगे कि मुझे लोगों से बात करना नहीं पसंद, मैं इनसे बात क्यों करूं, इनका क्या मतलब है, इनसे क्यों, इनसे क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने आप को सेल्फ रिजर्व कर लिया। ऑक्सीजन कैसे कम होती है? आप, मैं जैसे हर किसी को बताता हूँ, जितनी मूवमेंट और एक्टिविटी है, आप उतने ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करते हो अपनी बॉडी में। आप देखिए, अगर कोई इंसान 80 किलो का है, वो अपने चार उंगलियों पे खड़ा है, टोस पे, उसको 80 किलो का वेट नहीं आता। तो वॉक करे फिर भी 80 केजी वो कैरी नहीं करता है। बट वहीं पे अगर वो बेहोश हो जाए तो उसके जैसे 4 लोग लग जाएंगे उसे उठाने में। हाँ। बॉडी में जितना ऑक्सीजन कम, उतना ही आपका बॉडी वेट बढ़ता चला जाता है। यही रीज़न होता है जब आप जैसे इस हाथ को इस तरीके से रखिए, आपका हाथ थोड़ी देर में थक जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है स्लो, तो धीरे धीरे ये हैंड आपका भारी होना शुरू हो जाएगा, नम पड़ना। बट वही एक बार खोलो और बंद करो, ये वापस चार्ज हो जाएगा। तो जब आप कभी बैठते हैं, बातें करते हैं, तो आप लेग चेंज करते हैं, पोस्चर चेंज करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ये मूवमेंट होता है, तो बॉडी के पल्सेस भी चेंज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जॉइंट जितनी बार मूव करेगा उतनी बार स्क्वीज़ रिलीज़ करेगा, ब्लड पंप होगा। बट वहीं जब आप एक पोजीशन में पड़े पड़े फ़ोन चला रहे हैं, तो क्या हुआ, बॉडी वेट उस पर्टिकुलर एरिया पे है जिससे आपने कंप्रेस किया हुआ है। तो बट माइंड कहाँ है, वो बॉडी के पेन को सेंस नहीं कर रहा है, बॉडी के मूवमेंट को सेंस नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती चली गई, आप लेके चला रहे हो, फिर अचानक से उठेंगे, फिर जोर से ऐसे सांस लेंगे, खड़े होंगे, क्योंकि आप सैलो ब्रेथ कर रहे हो, सिर्फ सर्वाइवल ब्रेथ आप ले रहे हो बिल्कुल मिनिमम पे। बट जब आप एक्टिविटी करते हो तो हम नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो टेंडेंसी धीरे धीरे बन जाएगी। यही रीज़न है कि आज के टाइम में अगर ज़ोर से चिल्लाने को कहो, लोगों को खांसी आ जाती है, हाँ। लोगों को शाउट करने को बोलो, वो ब्रेथलेसनेस हो जाते हैं, लोग खाना खाते हुए सांस फूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एक नॉर्मल कैसे होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लोग वॉक करने जाते हैं सांस फूल जाती है, जॉगिंग करने जाए थकते बाद में है,
सांस पहले पहले फूल फूलने जाती लगती है। है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप मैक्सिमम सैलो ब्रेथ पे जा रहे हो। आज की बिजी लाइफ में आपको भी पता है, आपके बच्चे भी कल को बड़े होंगे, कहीं ना कहीं आईटी में जाएं या किसी भी फील्ड में जाएं, बिना लैपटॉप के कोई फील्ड आज के टाइम में नहीं है। कोई भी सिंगल फील्ड ऐसी नहीं है जो विदाउट लैपटॉप हो या फ़ोन के। बिल्कुल सही जब बात है भैया। आपको अपने वर्किंग आवर्स में, मतलब मिनिमम हम लेके चलें 4 to 6 आवर, अगर आप लैपटॉप या इस फ़ोन यूज़र हो, तो आप बचा हुआ टाइम भी आप उस पर क्यों इन्वेस्ट करो। तो आप बचे हुए टाइम में भी अगर स्क्रीन यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टाइम डबल हो गया, क्योंकि उस टाइम पे आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, एंड पर्सनल टाइम पे भी आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, उसे बिल्कुल सही जीरो बात। कर दिया, तो वो डबल हो गई। तो आपकी टेंडेंसी हो गई सैलो ब्रेथ की। तो इसीलिए आजकल के बच्चों को देखो, वो भागते नहीं हैं, जंप नहीं करते। मेरी क्लिनिक में कितने लोग आते हैं हाँ, ऐसे मैं देखता कि रहता वो हूँ। बच्चों हाँ को हाँ। लेकर आते हैं कि सर ये जंप नहीं करता, यहाँ से कूदता नहीं है और उछलता नहीं है, गिर जाता है तो नॉर्मल से ज़्यादा चोट लगती है, वरना तो बॉडी की तो आदत है, वो स्प्रिंग की तरह गिरते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, निकलते हैं। तो जितनी बॉडी में ऑक्सीजन, उतना आप लाइट वेटेड उतने ही बेटर होते हैं। एज के साथ साथ भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चेंज होता है, इसीलिए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी एक्टिविटी भी स्लो हो जाती हैं। बट वहीं जो स्पोर्ट्स एकेडमी या वैसे होते हैं उनके साथ नहीं होती है। जैसे मैं समझाता हूँ लोगों को कि 25 साल का इंसान भी बेड पे लेटे लेटे पानी मांग रहा होता है, रिमोट मांग रहा होता है, और 60 60 70 एज के लोग भी स्पोर्ट्स एकेडमी में कोच हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल हुए वो हैं सुबह भैया। उठ के जाके 80 इयर्स वाले योगा शीर्षासन कर रहे हैं, और यहाँ 7 8 साल के बच्चे भी अगर उठते हैं तो बॉडी में पेन कंप्लेन करते हैं, जॉइंट्स कंप्लेन करते हैं। अरे सबको पता है कि मार्बल और फ्लोर पे चलने से डॉग्स के पैर टेढ़े हो जाते हैं, उन्हें लेके हम बाहर मिट्टी में घुमाने जाते हैं कि उनके पैर स्ट्रांग हो। और बच्चों को पूरे टाइम शूज़, क्रॉक्स, ऐसी चीज़ें दे के घर में रखेंगे, और जहाँ टाइम मिला उन्हें फ़ोन पकड़ा देंगे, लैपटॉप पकड़ा देंगे, टीवी दे देंगे। नया ट्रेंड है, सबके पास आजकल पैसा है, क्रेडिट कार्ड है, ईएमआईज़ फैसिलिटी अवेलेबल है, दुनिया भर के स्कीम्स आते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के पास आईपैड हैं। तो आप, ये चीज़ें तो बहुत बिगड़ेंगी। आप कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ साथ फ्यूचर भी ख़राब होगा। अगर आज मैं 1.5 लाख का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं फ्यूचर में 50,000 का फ़ोन यूज़ करूँगा। जब करूँगा हाँ, अपग्रेड ही करूँगा। बिल्कुल तो अगर सही बात। आपका बच्चा आज अगर आईपैड चला रहा है 80 90 हज़ार रुपये का, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो बड़ा होने के बाद नॉर्मल 6 या 10 हज़ार रुपये का टैब खरीदेगा। बिल्कुल नहीं चलाएगा भैया। अब उस 1.5 लाख 2 लाख को बैलेंस करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करेगा ही। और स्टार्टिंग में जब पापा के पैसे की जगह वो अपने पैसों पे खड़ा होगा, तो कौन सी कंपनी है जो उसे फर्स्ट डे ही 2 लाख 2.5 लाख रुपए सैलरी देगी कहाँ कि देगी? वो ये ले ले। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है लोगों में, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इस सिचुएशन से भी लोग सफ़र कर रहे हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि पहले हम लोग जब छोटे थे तो मैंने कभी नहीं सुना, कब तक नहीं सुना 2005-6 तक मैंने कभी किसी को सुना नहीं कोई डिप्रेशन में चला गया। बहुत कम लोगों को सुनते थे। मुझे लग रहा है शायद आप भी बहुत टाइम बाद ही सुनना शुरू किए, क्योंकि आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं। आज के टाइम पे भैया क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, हम अपनी और आपकी बात ही नहीं कर रहे, 15 साल के 20 साल के लड़के डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। मतलब वो मुझे लग रहा है कि कई तो हमारे जानने वाले भी, कई हमारे जानने वाले हैं जिनके बच्चे इस तरीके से हरकतें कर चुके हैं। उनके डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा रीज़न भैया क्या होता है? क्योंकि पहले फेल तो पहले भी लोग होते थे। प्यार में पहले भी सबका दिल टूटता था। ऐसा तो है नहीं कि अब से बनाए। हम लोग भी फेल हुए हैं, हम लोग भी कुटाई हुई है। लेकिन हम लोग कभी ऐसा सोचते ही नहीं थे कि फांसी लगा ले, कि नस काट ले, कि क्या कर ले। आज के टाइम में बच्चे डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न आपके हिसाब से क्या होता है? इसका रीज़न जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं, मेरी प्रैक्टिस जो है वो 50 साल की है। हाँ। तो लोग पूछते हैं कि 50 साल की तो आपकी प्रैक्टिस कैसे हो गई। तो मैं कहता हूँ कि 30 साल मेरे गुरुजी की, वो मैंने कॉपी की, और पिछले 20 साल की प्रैक्टिस मेरी। तो ये मिला हाँ के 50 हो हाँ, गई, हो गया हो गया। क्योंकि मैंने गुरुजी का तो ले ही लिया, प्लस जो मेरा है वो बोनस, तो वो अपग्रेड कर गया, तो सीधे 50 साल। जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, वो भी वही कर रहे हैं।
उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। बच्चा 5 साल का है, उसके पिता 30 साल के हैं, तो बच्चे की उम्र 35 साल हो गई, क्योंकि वो 100% अपने पेरेंट्स के ही डिपेंड। बैकग्राउंड में चल रहा है, टोटल डिपेंडेंट, उनकी काउंसलिंग, एजुकेशन, सारी चीज़ें। क्योंकि ये पेरेंट्स को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चों का बचपना वो उन्हें दे ही नहीं रहे हैं। जैसे मेरी डॉटर थी, तो पहली बार फादर बनने का मतलब होता है कि सारी ही चीज़ें उसको बेस्ट से बेस्ट ला कुछ दो। भी दे दे तो भैया। मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं कि उसे कौन सी ड्रेस या कौन से कपड़े या कौन से खिलौने चाहिए। बेस्ट से बेस्ट, महंगे महंगे बड़े बड़े खिलौने, बड़ी बड़ी ड्रेसेस, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर। पर बाद में पता चला कि उसे तो एक नॉर्मल सी टी शर्ट पसंद आ रही है, किसी दूसरे घर से छोटा सा डोरेमोन लेके चली आ रही है, वो एक फिरकी सा घुमाने में उसे अच्छा लग रहा है। बड़े बड़े टॉयज़ तो उसे पसंद ही नहीं है। बड़े बड़े टॉय तो मुझे पसंद थे, जो आपने मुझे उसके लिए मेरे लाए। बचपन में नहीं मिले, मेरे अंदर वो थी, आज मैं खरीदने लायक हूँ। तो मैंने सारा अपने बच्चे के नाम पे वो खिलौने खरीद डाले, वो सारी चीज़ें उठा कर लेकर चला आया। वही सारे पेरेंट्स करते हैं, मैं सही समय पे समझा, वो आज भी नहीं समझने को तैयार हैं। मार्केट में जाएंगे, टॉप मोस्ट ब्रांड दिखाओ, ब्रांडेड से खेलो, क्योंकि बच्चा मुंह में डाल लेगा। तो ब्रांडेड फाइबर होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, ड्रेसेस टॉप मोस्ट ब्रांड होने चाहिए, जो कि उन्हें पता है कि उनका बच्चा ग्रोइंग एज का है, हार्डली 1.5-2 महीने में छोटा हो जाएगा, बट फिर भी टॉप मोस्ट ब्रांड चाहिए। फ्रेंड्स वो डिसाइड करेंगे, इसके पापा डॉक्टर हैं, इसके पापा इंजीनियर हैं, ये लोग अच्छे बिजनेसमैन हैं, इनके बच्चों से दोस्ती करो, अच्छा सीखोगे। अरे अच्छा बिजनेसमैन है तो इसका मतलब घर में नहीं रहता, तो उनके बेटे से आपका बेटा क्या सीखेगा? प्राइवेसी। इनका पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, इनके साथ रहा करो, अच्छे मैनर्स आएंगे। अरे उनके पापा अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो उनके पास चाय पीने की भी फुर्सत नहीं है। बिल्कुल सही बात जो है। डॉक्टर पूरी चाय ख़त्म कर ले, इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं चलती है। मुझे लोग कहते हैं एक्चुअली कि वो देखो बहुत बड़े हैं, 4 हॉस्पिटल बैठते हैं। हाँ, मैंने कहा क्योंकि भाई मैंने मैं एक ही हॉस्पिटल में ख़त्म हो जाता हूँ, 4 में कैसे जाऊँगा? भैया, लेकिन मैंने आपको चीज़ देखा है, मैं जितनी बार आपके क्लिनिक में आता हूँ, कभी आप मुझे फ्री मिलते ही नहीं, सच में। तो उसका रीज़न है ना कि अगर मैं पूरे दिन फ्री नहीं हूँ तो मैं अपने बच्चों को टाइम कितना दूंगा? तो मेरे बच्चों के दोस्त मेरे बच्चों से क्या सीखेंगे? ये बहुत बड़ी सोचने वाली चीज़ें हैं। मैं इन चीज़ों को समझता हूँ क्योंकि मैं इमोशनल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी पे काम करता हूँ। तो मैं अपने बच्चों को टाइम चुरा के देता हूँ, अलग से ला के देता हूँ। बट वहीं मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, बहुत सारे सुपर सीनियर डॉक्टर्स हैं, जिनके पास सच में टाइम नहीं है। शाम को वो थके हारे घर पहुँचते हैं, उनके पास बैठ के चेंज करने के लिए भी बॉडी थकी हारी रहती है। वो मजबूर है अपने बच्चों को देने के लिए, बट उनकी बेटर हाफ जो उनकी वाइफ हैं वो उन चीज़ों को संभालती हैं। कई बार वो भी डॉक्टर हैं तो उनके पास भी नहीं है। तो ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे बच्चों की सारे डेवलपमेंट मेरे फादर की वजह से हैं। मैं हर गर्मी की छुट्टी में उन्हें गांव भेजता हूँ, वो वहाँ से पूरा टैन करके आते हैं, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी क्रीम आ गई है, बच्चे गोरे होते रहेंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल भी सही होंगे, बात है। स्मार्ट हो, हाँ, टैलेंटेड हो, वो बेटर है। कलर इतना मैटर नहीं करता है। पर उन्हें गांव की मिट्टी, गांव के लोग, वो खेत, वो बगीचा, लोगों के साथ लड़ना झगड़ना, शेयर करना, किसी को पुश किया है तो वो भी करेगा, ये आफ्टर बिफोर रिफ्लेक्सेस रिएक्शंस पता होने चाहिए। बट अब हम क्या करेंगे, छोटे से बच्चों को यहाँ से नहीं उतरने देंगे, गिर जाओगे चोट लग जाएगी। अरे उससे रिलेटेड ब्रेन में उसके बनी ही नहीं रिफ्लेक्सेस, उसे पता ही नहीं गिर के चोट लगती कैसे है, उठने के बाद झाड़ते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं। कोई नहीं है तो बच्चा नहीं रोता, कोई है तो रोता है। हाँ, एक्चुअली मैंने भी देखा है। पढ़ाएंगे पेरेंट्स तो अपने लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं कि मैं 4 बार पढ़ा रही हूँ और तुम्हें मुझे याद हो गया, आपको क्यों नहीं याद हो रहा? आप अपने ब्रेन को उनके ब्रेन से कंपेयर करते हो। हर बच्चे का अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मेरा फेवरेट टीचर मैथ के थे, कमलेश सर। और मेरी ही मैथ सबसे वीक थी। हम्म। इंसान मुझे पसंद थे इसलिए वो मेरे फेवरेट सर थे, पर मैथ मुझे कभी नहीं समझ में आई। तो इसका क्या मतलब है, सर गलत थे या मैं गलत था? मेरा टेस्ट नहीं सही था। बात है, आपका टेस्ट नहीं था। मैं मैथ सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं पढ़ता था कि ये 1 2 3 के साथ ABCD क्यों लगा देते हैं। हाँ। सिर्फ इस एक लाइन की वजह से मैंने मैथ नहीं पढ़ी। जो कि मैथ पास में सिर्फ हुआ हूँ, वो टिग्नामेट्री और कुछ कुछ चीज़ें थी, सर कहते थे ये सबसे टफ होती है, ये तुझे आती हैं। और जो सबसे इजी है वो क्यों नहीं तुम ध्यान देते? मेरा टेस्ट ही नहीं था। आप अपने बच्चे को क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हैं? आप अपने लेवल पे उसे पढ़ाने की, अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश और वैसे ही याद कराने की कोशिश करते हैं। फिर उसके दिमाग में वो कंपटीशन भर देते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट बनना ज़्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू आपको बुक इस स्मार्ट बनने में।
आप पूरा का पूरा तोते की तरह रट लोगे और एग्ज़ाम में पेस्ट करके आ जाओगे। यही रीज़न है कि आज के टाइम में मैं मैक्सिमम बच्चों को जानता हूँ जो टॉपर है, स्कॉलर है, पर वो साइंस साइड लेने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन दिमाग लगाने के आएंगे। पर उनको तो बचपन से रटना सिखाया हुआ है, वो पूरी किताब याद कर सकते हैं, पर अपने दिमाग से उन क्वेश्चंस को क्रिएट करके नहीं बना सकते हैं। तो वो आज भी डरते हैं कि उन चीज़ों को हम नहीं पढ़ सकते हैं, पर हम रट्टा मार के तोता बन सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उनके साथ शेयरिंग। हमारे टाइम में जो आप बताते हो डिप्रेशन नहीं था, तो हमारे टाइम में एक बेड कंप्लीट नहीं मिलता था, बिल्कुल किनारा सही मिलता बात, था, हाँ हाँ। कोना मिलता था, एक सो रहा है दूसरे के ऊपर पैर रख के, एक बाथरूम में गया दूसरा गेट बजाता रहता था, रोने की फुर्सत नहीं होती थी। मैं रो रहा हूँ तब तक दोस्त आ रहा है बैट लेके, चल रहा है खेलने, या तू रोएगा मैं जा रहा हूँ। तो होता था यार ये अकेले मैच शुरू कर देंगे, चलो। निकल लेते थे पूछ के। या कजन्स आ जाते थे, कोई बात नहीं भाई उससे बात नहीं करेंगे, जाने दो। आपको अकेले रहने के लिए जगह ही नहीं थी। वजह तो बहुत दूर की बात है, जगह ही नहीं थी जहाँ आप अकेले बैठ सको। इतने लोग साथ में बिल्कुल सही हमेशा बात है। होते थे, चाचा ताऊ इन सब के बच्चे। अब हम शहरों में छोटा छोटा घर लेके रहते हैं, उन्हीं घर में एक एक रूम बढ़ाते जाएंगे तो कहते जाएंगे 2 BHK 3 BHK 4 BHK, वही हमारा स्टेटस सिंबल हो गया है। बच्चों से कोई नहीं पूछता है बेटा आप किस क्लास में हो, सब पूछते हैं किस स्कूल में हो, ये स्टेटस सिंबल हो हाँ। गया है। उसके बाद उनसे आप पूछ रहे होते हो एक्स्ट्रा एक्टिविटी वाली क्लासेस क्यों नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको टेक्निकल क्लासेस ज्वाइन करा रखी हैं। मतलब वो टोटल अपने आप को पेस्ट उनके ऊपर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स जिस तरीके की एजुकेशंस उन अपने बच्चों को दे रहे हैं उन्हें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। फॉरेन को कॉपी कर रहे हैं कि वहाँ के बच्चे इस तरीके से, बट फॉरेन के बच्चों की एजुकेशन आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये नहीं कॉपी कर रहे हो कि उसी के साथ साथ वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जितने बच्चे हैं वो एक किसी ना किसी स्पोर्ट्स में होते हैं, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप बनाते हैं जो एंटी कैंपेनिंग चला रहा होता है कि एंटी स्मोकिंग पे है, ड्राइविंग पे है, या रोड सेफ्टी अवेयरनेस पे है। आप देखो वो मैक्सिमम कर रहे होते हैं। इन चीज़ों में हम बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चा हमें चाहिए फुटबॉलर, पर टैनिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चा हमारा टाइकोंडो सीखे पर उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। बच्चा हमारा क्रिकेट सीखे, हम छत से लड्डू बांध के लटका देंगे, वो बैट से मारता रहे, पर खुले फील्ड में उसे नहीं छोड़ेंगे। और अगर चोट लग गई है तो जिससे लगी है उसके पेरेंट्स के पास पहुंच। हमने ही बच्चों को इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और इंट्रोवर्ट बना दिया है। फिर उसके बाद फादर, आप सबसे बड़ा डिप्रेशन की वजह देखो, हमारे फादर आते थे हम उनसे दौड़ के जाके चिपकते थे कि पापा आ गए या दादाजी आ गए। आज के टाइम में जो पापा है उसी को ड्रैकुला बना के रखा हुआ है। पापा आ रहे हैं, बेटा एक काम करो जल्दी से सो जाओ, पापा आ रहे हैं होमवर्क फिनिश कर लो, फिर डांटेंगे। अपनी फ्रेंड्स में कहेंगे अरे वो आ रहे होंगे मैं जल्दी से घर चली जाऊँ, अरे फटाफट चुप रहो अभी पापा थक के आए हुए हैं। आप हर डर की वजह पापा को बना के रखा हुआ है कि उनसे पहले सब शांत हो जाओ, सब खाली कर दो, सब चुप हो जाओ, सब बढ़िया से कर लो। रीज़न इसका है कि पापा भी इरिटेट और थका हुआ और परेशान आ रहा है, तो उस बच्चे के साथ ना वो एक दोस्ती वाला रिलेशन बना ही नहीं। एक रिलेशन नहीं बना, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। आपके बच्चों को क्या तकलीफ़ है वो आपसे बता ही नहीं सकता, क्योंकि आप समझने के बजाय समझाना शुरू कर देते हो। बच्चों आप को। उसके एज रिलेटेड जो चेंजेस रिफ्लेक्सेस आते हैं वो आप नहीं समझते हैं। आप सिर्फ अपनी चीज़ें उसके ऊपर डाल रहे होते हो। ढंग से बैठो, ढंग से उठो, अच्छे नंबर लाओ, नहीं लाओगे सोसाइटी में क्या मुंह दिखाओगे, सोसाइटी को क्या बताओगे। छोटा सा बच्चा है, हाईली जो एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम है हम वो पकड़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा आपके अकॉर्डिंग बड़ा हो रहा है, आप उसको डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसके पास ये भी पता है कि कितना पैसा मेरी एजुकेशन में लग रहा है। उसे ये नहीं लग रहा होता है कि मैंने एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, उसे लग रहा होता है कि इस एग्ज़ाम के लिए मेरे पापा ने 5 लाख 10 लाख रुपए लगा रखे थे, वो लॉस हो गया। हाँ एक्चुअली, कि पापा का नुकसान हो गया, लोग ये नहीं देख रहे हम कहाँ फेल हुए, क्यों, कैसे फेल हुए। उसको ये लग रहा होता है कि मम्मा ने तो अपनी किटी में भी, दोस्तों को भी, पापा ने सबको बता रखा है, अब मैं फेल हो गया, उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उनसे क्या बात कर सकूंगा, मेरे सारे फ्रेंड तो इतने अच्छे नंबर लाते, मेरा ये हो गया। पहले तो होता ही यही था कि नंबर तो आएंगे कुछ लोगों के, कुछ लोगों के कम या कुछ लोगों के ज़्यादा, बट इस तरीके का उसके पीछे का प्रेशर नहीं था। आज के टाइम में एक मेडिकल एग्ज़ाम देख लो आप,
कितना एक्सपेंसिव है। स्कूल की फीस 1 साल की उठा के आप एक बच्चे को देख लो। आज के टाइम में बच्चे ज़्यादा क्यों नहीं हैं? लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक बच्चे की जो मंथली कॉस्ट है वो 2 बच्चे 3 बच्चे में अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर इसलिए पाते। बच्चे नहीं प्लान कर रहे हैं। पहले बच्चे एक्सीडेंटल होते थे, अरे इनको बेबी होने वाला है। अब बच्चे प्लानिंग होते हैं। हम्म। आपको तो नहीं पता है, बेबी संस्कार जैसी चीज़ें भी है, और बेबी का पूरा पैकेज होता है कि आपको डॉक्टर पहले से बताएगा इस मंथ के इस डेट पे आप प्लान करिए। आपने इस डेट के बीच में प्लान किया हुआ है, उसके बाद पूरे 9 महीने आपके इमोशनल को देखा जाएगा, आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जिम, योगा, सारी चीज़ें मॉनिटर होंगी। फिर बेबी का टाइम भी पंडित बताएगा कि इससे इसके बीच में सर्जरी करा के डिलीवरी करा लीजिए, क्योंकि मंगला नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सारा मुहूर्त दिन देख के। तो आप तो बच्चा ही पूरा का पूरा कस्टमाइज करा रहे हो, आप उसको सेलिब्रेट थोड़ी ना करो, आप तो डिज़ाइन कर रहे हो। तो पंडित बताएगा इस डेट टाइम पे इस डेट को आप डिलीवरी करवाइए, उस डिलीवरी होगी, उसके बाद सारा प्रोटोकॉल आपका चलेगा। क्यों नहीं होगा? आपने किसी के साथ मिलने नहीं दिया, खेलने नहीं दिया, कुछ लगने नहीं दिया। तो डिप्रेशन की तो सबसे बड़ी वजह यही है, अकेलापन। बिल्कुल सही बात भैया, क्योंकि मैं आपकी बात से ऐसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि जितनी चीज़ें आपने बताई हैं वो मैक्सिमम चीज़ें आंखों की तरह आंखों के सामने चल रही हैं। आप मुझे बता रहे हो और हर बात पे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। हर एक बात पे मेरे पास एक एग्जांपल है। मैं नाम लेके बता नहीं सकता, बट हर एक बात पे मुझे हर एक एग्जांपल समझ में आ रहा था। भैया अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगा कि आज के टाइम पे बहुत लोगों को आपने भी सुना होगा और बहुत लोगों को मैं भी सुनता हूँ वो सुबह उठ रहे हैं तो बोलते हैं अरे ये गदला गद्दा सही नहीं है क्या, या हम रात को लेट सोए गए क्या। मतलब कभी किसी कंधे में पेन है, किसी कमर में पेन है, किसी घुटने में पेन है, हाथ में पेन है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पेन है। हम्म। उठ कोई चाहे कोई सो के उठ रहा है, चाहे कोई ऑफिस से आ रहा है। मतलब आज के टाइम में मुझे लगता है 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी चीज़ का दर्द हमेशा ही लगा रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दर्द है शरीर में, इसमें दिमाग का भी कोई रोल होता है क्या? इसका जिम्मेदार दिमाग भी है जो आपके बॉडी में बिल्कुल पेन है। है? मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि ब्रेन और बॉडी का बड़ा सॉलिड कॉम्बिनेशन होता है। अगर ब्रेन हेल्दी है तो बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाती है, और बॉडी हेल्दी है तो ब्रेन ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि आप इरिटेटेड या परेशान हो थोड़ा सा दिमाग से, और बहुत अच्छी ड्रेस भी पहनो तो भी आप परेशान रहते हो, यार ये सही नहीं लग रही है। एक काम करते हैं, दूसरी शर्ट डाल लेते हैं, दूसरी शर्ट डाल लेते हैं, जैकेट डाल लेते हैं। या आप कई बार क्रीम लगाओ, मुंह धुलो, फिर भी आप अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आप ब्रेन से बहुत ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव हो, तो आप कुछ भी पहन के कहते हो अरे ठीक है, मस्त लग रहा है, चल रहा है ना। क्योंकि आप ब्रेन से हेल्दी हो तो आपको कपड़े और बॉडी से लेना देना नहीं होता है। आप जैसे क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेट में टीम इंजॉय करते हो, गेम इंजॉय करते हो। आपको अचानक से गिरते हो, चोट लगती है, पूरा स्क्रैच आ जाता है हाथ पे, दोस्त बताता है भाई ब्लड निकल रहा है, फिर हम कहते हैं अरे ये कैसे निकला, चल कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, आप उत्साहित होते हैं उस टाइम, आपको मतलब कि लोग बताते हैं हाँ चलता बिल्कुल। है इतना तो हाँ ठीक है, ठीक है। लग रहा है। आप गिर गए, आपकी पैंट स्क्रैच आ गई, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, चाहे जितनी महंगी हो। आप बहुत हेल्दी हो, आपके दोस्त के हाथ से कप गिर जाए तो भी आपको अरे कोई बात नहीं, नया आ जाएगा, अरे ये तो कोई बात नहीं, पुराना था, सिंगल पीस था। बट वहीं जब आप ब्रेन से बीमार होते हो या कहीं से इरिटेटेड हो, परेशान हो, तो आप देखो आपका बच्चा घर में ग्लास भी गिराएगा तो उससे तेज आप चिल्लाओगे। बगल से कोई हॉर्न बजा दे, आप गाड़ी का शीशा बंद करके भी अब्यूज़ करते रहोगे। हाँ हाँ। आप रेड लाइट को भी अब्यूज़ करते रहोगे। हाँ, आप वो नहीं सुन रहे फिर भी आप उसको यूज़ कर, सही बात है। आपको एक इंजेक्शन से ब्लड निकालने आया हुआ है और आप उस सुई को देख के डर रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम ब्रेन से रिएक्ट करते हैं, इसे कहते हैं इमोशनल इफ़ेक्ट्स। जैसे होता क्या है ना, ब्रेन जो है हमारा, मैंने आपको कई बार बताया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की आदत होती है। हमारे न्यूरॉन्स, हमारी सेल्स होती हैं जो बॉडी को चलाती हैं। होता क्या है कि मसल मेमोरी एक चीज़ होती है। आपकी आंखें बंद हैं, आप आंखें बंद करके अपने हर बॉडी पार्ट को टच कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। इवन आप किसी भी चीज़ को टच करोगे वो भी आपकी मसल
अपने आप बता देगी कि आपने कुछ वेलवेट का टच किया है, ये साइड में थ्रेड है, ये ऐसे हैं। और जस्ट इसे टच करेंगे, आपकी आंखें बंद है, फिर भी आपको पता है कि ये सिलाई किस तरीके से हुई है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मसल मेमोरी ने आपके ब्रेन को इन्फॉर्म किया कि टेक्सचर क्या है, डिज़ाइन क्या है। आपके ब्रेन ने तुरंत विजुलाइज किया और रिलेट करना शुरू किया कि उससे रिलेटेड आपने क्या क्या चीज़ें टच की हैं, क्या क्या चीज़ें छुआ है, या किस तरीके का होगा, वो फटाफट रिलेट करता है। उसी तरीके से अभी इमोशंस में आपका मन रोने का हो, कोई वजह हो, आपके यहाँ पानी नहीं भरा हुआ है पर नॉन स्टॉप आंसू आएंगे। आप बोलना शुरू करो, आपके मुंह में सलाइवा बनता जाएगा, आप सॉलो करते जाओगे। आप यूरिन के बारे में फील करो, आपको आ जाएगी। हाँ भैया। हमारी बॉडी में सेंसेस होते हैं। आपको कोई टच करे, जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं टच करूँ, आपकी वाइफ टच करे, कोई अदर पर्सन टच करे, हर किसी का टच डिफरेंट आएगा। कई बार हम आप, पहचान भी जाते हैं। हाँ, कि किसका टच है, क्योंकि ये सेंस है, उससे रिलेटेड मेमोरीज बनी हुई है हमारे पास, उससे रिलेटेड सेंसेस हैं। आप हक करोगे, वो बच्चे को अलग करोगे, मुझे अलग करोगे, फादर को अलग करोगे, वाइफ है, दो हाथ आपने ही वैसे मोड़ा है, बट हर किसी को आपका टच डिफरेंट फील होगा, जैसा आप फील करना चाहो। आप किसी लेडीज़ को टच करो, कई बार अनजाने में गलत जगह टच हो गया, फिर भी वो कहती है इट्स ओके भैया, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। कई बार हल्का सा भी टच हो, वो भिड़ जाती है, क्योंकि वो टच से वो सेंस कर जाती है ये जानबूझ के टच था, ये गलत टच है। और कई बार गलत जगह टच हुआ भी, उसे पता है कि ये अनजाने में हुआ है, तो वो खुद ही कह देते इट्स ओके, हाँ भैया, और सुना है लड़ाई मैंने। नहीं होती। कई बार आप दोस्तों को देखो, जोर से थप्पड़ लगा दो, और कई बार आप टच कर दो, तो ब्रेन आपका जो है वो सेंस करता है, वो रिलेट करता है। तो अगर आप पूरे दिन, जैसे मैं बहुत ही सिंपल सा एक लौता एग्जांपल देता हूँ, कि आप किसी को बोलिए प्लीज़ आप बैठो, तो जब हम कहते हैं प्लीज़ आप बैठो, तो स्माइल करते हैं, ना आप चाहते फेस हुए पे स्माइल आ ब्लश, जाता है। ब्रेन में रिलैक्स, और साइन लैंग्वेज प्लीज़ आप बैठो। बट वहीं पे आप बोलो तू बैठ यहाँ, तू बैठ यहाँ का साउंड और आप बैठो यहाँ, दोनों के साउंड की पिच में फ़र्क आ जाएगा कि कौन सा लाउडर है और कौन सा पोलाइट है। साथ ही फेशियल एक्सप्रेशन, तू बैठ यहाँ, तू बैठ यहाँ, स्माइल करते हुए आप तू नहीं बोल सकते। बिल्कुल इस नहीं बोला। वर्ड को बोलते हुए कई लोग हेजिटेट भी होंगे, यार नहीं बोलना चाहिए, बट अगर आप बोलोगे तो ब्रेन भी इरिटेट हुआ, तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में रिएक्शन। अगर आप पूरे दिन इसी तरीके से बोलो, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं चाहिए, इसे हटाओ, ये मुझे नहीं चाहिए था, ये क्यों लेकर आ गए, ये क्यों आ गया हुआ है, अरे यार फिर से परेशान हो गया, अरे यार फिर से, शाम तक आपका फेस ऐसा ही हो जाएगा। और ऐसा करने में आप देखोगे बहुत सारी नर्वस सिस्टम एक साथ इरिटेट और टेंस हो रही हैं। जब यही पूरे टाइम रहेगा, तो कहीं ना कहीं बॉडी में ड्राइनेस और स्टिफनेस बढ़ती है, आपकी बॉडी के नरिशमेंट ख़त्म होती है। स्किन आप देखोगे धीरे धीरे ड्राई और डल होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी में वैक्स जमना स्टार्ट हो जाएंगे, रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यही इरिटेशंस आप अच्छी चीज़ों में भी, अगर कोई आया कि पापा देखो मैंने कितनी बढ़िया ड्राइंग, हाँ ठीक है रखो बाद में दिखाना, खाना कैसा लगा, हाँ ठीक है खा लिया हो गया, आपका धीरे धीरे हर चीज़ से डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा। ये डिटैचमेंट शुरू क्यों हुआ, क्योंकि आपके ब्रेन में हैप्पीनेस ही नहीं है, आप किसी चीज़ को देख के खुशी नहीं हो रहे हो। आप देखो ना, जब आप फ्लाइट में होते हो, क्योंकि आपकी वंस इन अ जर्नी होती है, आप हाँ। नीचे जुग्गी या कूड़ा कबाड़ा नालियाँ भी देखते हो, तो कहते हो वाह क्या व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है, या हाँ। फोटो में कितना बढ़िया। बट वहीं आप रहो, अच्छी चीज़ को भी देख के कहोगे आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये कैसा पेड़ लगा रखा है, क्या फूल लगा रखा है, क्यों लालटेन लटका रखी हैं। रीज़न इज़ आप पहले से इरिटेट हो, आप उसी फ्रेम में हो। आप बहुत लोगों से बात करते होंगे कि अचानक से कोई आया, सारे के सारे लेटे हुए हैं, खुश हो गए, अरे भाई आया दोस्त, और बता कैसा है, क्या है, ये हम्म। वो। एंड कोई आता है, आप लोग हंस रहे, अरे यार ये फिर आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद सब शांत हो जाएंगे, अच्छा मैं जा रहा हूँ तुम बात करो, हाँ, फिर आप तुम लोग बात बैठो, करो। मैं आता हूँ। यही वो इरिटेशन है जो आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को करता है। जब आप इरिटेटेड हो, तो आपका इमोशनल कट ऑफ, आपकी जनरल सोशल कम्युनिकेशन कट ऑफ, आपकी ही फैमिली आपसे डिटैच होना शुरू हो जाती है, दूर रहना शुरू कर देती है। आप अकेले बैठना, अकेले बैठ सुनना शुरू कर देते हो, अपनी चीज़ों में रहना शुरू। तो कहीं ना कहीं इसके साथ क्या हुआ, आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो गए, क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यस। आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि आप इस टाइप के इंसान हो गए हो, आप हंसोगे नहीं, आप खेलोगे नहीं, आप कूदोगे नहीं, आप भागोगे नहीं, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हो सरप्राइज वाली। तो धीरे धीरे आपके जॉइंट्स में जो लिगामेंट टेंडन होते हैं वो ड्राई होना शुरू, क्योंकि रेंज रिस्ट्रिक्टेड होती चली जाएगी।
फिर अचानक से आप कोई काम करोगे तो कहोगे मेरे जॉइंट से आवाज़ आ रहे हैं, टक टक कर रहा है, मैं बहुत जल्दी फटीग फील करता हूँ, बहुत जल्दी थका हुआ फील करता हूँ। और इसीलिए देखो जो खुश लोग होते हैं, आप कहोगे मुझे प्यास लगी, वो 1 मिनट में उठ के जाएंगे ले लेंगे। बट वहीं एक इंसान होता है यहीं बैठे बैठे, पानी दे दो, अच्छा गिलास रख दो, चाय बना लेना, उसको बोलने में भी बहुत एफर्ट लगती है। तो कहीं ना कहीं आपकी न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन या थॉट प्रोसेस है वो आपकी फिजियोलॉजिकल डैमेज स्टार्ट कर देती है। और जब आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो बॉडी में क्या होता है, एक साइड की अगर लेटने लेटे रहने की आदत है, सर के नीचे हाथ रख लिया, यूं बैठे हैं ऐसे ही टेढ़े मेढ़े, तो वो पॉस्चर जब चेंज होना स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं इंटरनल ऑर्गन भी उस पॉस्चर के साथ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। कोई कंप्रेस हो रहा है या आपस में स्टिक हो रहा है, या डाइजेशन की दिक्कत दिक्कत आ रही है, या अंदर ही अंदर आप सफोकेटेड ब्रीथ कर रहे हो, गुस्सा हो रहे हो तो थायराइड होना, हार्ट प्रेशर बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, यूरिन की प्रॉब्लम आना, क्योंकि ये सब इमोशंस के साथ साथ हैं। और जब ये चीज़ें धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होंगी तो आपके इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज होंगे। फिर आप क्या करोगे, मेरे इंटरनल ऑर्गन ख़राब थे इसलिए मैं ख़राब हूँ। आप क्या करोगे, जो करंट डायग्नोसिस सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दोगे, पर उसे ख़राब करने के लिए हम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, इसे भूल जाएंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है ना कि पेशेंट कहता है मेरी L4 L5 ख़राब है। एक दिन में L4 L5 कैसे डैमेज हो सकती है? आपकी हैबिट है कि आप ऐसे बैठ के L4 L5 पे सालों बैठ के काम कर रहे हो, थाइस पे लैपटॉप लेके काम कर रहे हो, ऐसे पैर फैला के बैठे हुए हो और यूं लेटे हुए हो, दो तकिया लगा के बेड के किनारे लेट गए हो, दो पिलो लगा के या पिलो को फोल्ड करके नेक के नीचे लगा के टीवी मोबाइल साथ में देख रहे हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट आप एक भी जगह नहीं कर रहे हो। या एज पे बैठ कर, एक चेयर पे बैठ के दूसरी चेयर पे पैर रख के बैठे हुए हो, टेबल पे पैर रख के बैठे हो, सोफे बैठ के सेंटर टेबल पे लेग है, तो आप टेल बोन पे बैठे हो। तो आप L4 L5 से लेके टेल बोन तक का पॉस्चर पूरे दिन मेंटेन कर रहे हो, और पीछे पिलो लगा के या पिलो को फोल्ड करके नेक के पीछे, तो नेक को भी फॉरवर्ड बैंड। इस इरिटेशंस के साथ, इसी नेचर के साथ अगर आप अपना पूरे दिन की एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं, फिर जब आप रात में सोएंगे तो सुबह ऑब्वियस सी बात है थका हुआ उठेंगे। जब आप थके हुए उठेंगे तो आपकी जॉइंट्स में, बॉडी में, एरिया में पेन आएगा ही आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में उतना अच्छे से ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हुआ। इसीलिए देखिए ना, एक आम आदमी जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, वो सिटिंग जॉब है, एक ही जगह परमानेंट जॉब है, बहुत ज़्यादा हंसना बोलना ये चीज़ें नहीं हैं, वो सुबह उठता है तो थका हारा उठता है। वहीं एक स्पोर्ट्स पर्सन ज़मीन पे सो जाता है, मैच खेलने गए हुए हैं, कोई जगह सोने की नहीं मिली, फ्लोर पे कुछ भी लगाया सो गए, किसी बेंच पे सो गए, उनकी बॉडी में पेन नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम एक्टिव है, उनका ब्रेन एक्टिव है, वो उठेंगे भी फ्रेश, उठते ही कुछ ना कुछ करने लगेंगे। हम्म। बट जो ब्रेन से टायर्ड है, वीक है, एक ही रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं, वो उठेंगे, फिर वहीं पे बैठेंगे, फिर उन्हें वहीं बेड टी चाहिए, फिर थोड़ी बातें करेंगे, फिर वो उन्हें आधा घंटा पौना घंटा लगेगा एक्टिव और चार्ज होने में, हाँ तब उसको उनके ये उठ के 1 घंटा लगेगा फ्रेश होके तैयार होने में। क्योंकि भैया ये इस बात से मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि अभी आपने रोड के किनारे की रिक्शा वाहन को देखा होगा, आपने भी सबने देखा होगा। रिक्शा वाहन दिन भर रिक्शा चलाता है, जिसके जिसकी फैमिली नहीं है मान लो, और मैक्सिमम रिक्शा वाले में देखता हूँ कि फैमिली नहीं होती, क्योंकि अगर फैमिली होगी तो वो उस वे में उस मतलब उस तरीके से कमा नहीं पाता। मैंने कई बार देखा है रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा चलाता है, रात को सोता है और सुबह उस शाम को उसी रिक्शे पर सो जाता है। आपने देखा है ऐसे सो के हैंडल पैर रख के सो, फिर सुबह उठते अगर आप 4 बजे उसको उठाओ, भैया काशी विश्वनाथ चलना है, तुरंत 1 मिनट में रेडी हो जाएगा ना। और कई बार होता है कि हम और आप उठते हैं, 1 घंटा माहौल बनाने लग जाता है कि सुबह हो गया है। उसका रीज़न है ना, आपने ब्रेन को अलर्ट नहीं किया है। आप अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा सा लेट होना। आप वही चीज़ बताओ ना कि जब आपकी सुबह फ्लाइट है 5 बजे की, उठ जाते हैं हम, 4 ही बजे उठ जाते हैं। 3 बजे का अलार्म लगाते हो और 2:30 बजे फ्रेश कैसे उठ जाते हो 12 बजे सो के? क्योंकि सोने से पहले आपकी पैकिंग और ब्रेन अलर्ट मोड में था, मुझे क्या हाँ, क्या करना है, कैसे दिमाग कैसे पे जाना है। अपने अपने दिमाग आप को अपने ब्रेन को अलर्ट करके काम सोए लगा हो। दिया था। सुबह अलर्ट मोड में उठोगे, 9-10 बजे उठने वाला इंसान 4 बजे तैयार होके 5 बजे एयरपोर्ट की लाइन में खड़ा है अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए, और एकदम फ्रेश, हाँ क्योंकि ब्रेन एक्टिव अलर्ट है। सुबह आपने मैच खेलने जाना है, आप पूरी रात सोओगे, सुबह एकदम फ्रेश होके मैच खेलने पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक डिफरेंट काम करने जा रहे हो जिसमें एक्साइटमेंट है। बट आप अपनी ही चीज़ों से बोर हो, लेज़ी हो, टायर्ड हो, तो रात को भी अपने आप को टायर्ड करके सोए हो, सुबह भी अपने आप को टायर्ड करके उठे हो। रिक्शे वाली स्टोरी एक बड़ी मज़ेदार है।
मैं नया नया दिल्ली आया था, तो मैंने अपनी बाइक सर्विस के लिए दी थी। तो जो मेरी बाइक सर्विस करते थे, आज वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से हैं। अच्छा इतनी ज़्यादा मैंने सर्विस करा ली कि रिश्ता भैया, ही बन मैं गया। अगर लेना चाहूँ बाइक का तो BMW आपने पहले ली थी, पहले आप उसको, क्योंकि अभी आप BMW चलते हैं, तो पहले कौन सी बाइक थी आपके पास? मेरे पास जब मैं इस शहर में आया था नोएडा में, तो मैं अपनी पल्सर लेकर आया अरे था। वाह। और उस पल्सर की खास बात थी कि वो इलाहाबाद प्रयागराज की पहली पल्सर थी जो एलॉय व्हील में थी और वाइज़र के साथ थी। अच्छा। जब मैं इस शहर में आया था तो मैं अपनी पल्सर को लेके आया था। तो वो मैं मॉर्निंग 6 o'clock मेरा जनरली पहला सेशन होता था, जो मैं घर जाके देखता था, तब मेरे पास क्लिनिक नहीं थी। अच्छा। और मैं ओरेकल में आर्गोनॉमिस्ट था। रिक्यूब से, बैंगलोर से मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई थी। अच्छा। तो और लास्ट मेरा और बीच में मुझे कंपनी देखना होता था, और उसके आगे पीछे मैं अपने विजिट्स लेता था, मतलब घर जाके पेशेंट देखना। अच्छा भाई, कंपनीज मतलब आप कंपनीज में जाके लोगों को? कंपनी में मेरा काम होता था वर्क स्टेशन मॉडिफिकेशन एंड पोस्चरल करेक्शन, और जिसे अच्छा। प्रॉब्लम है फिर मेडिकल रूम में उसका ट्रीटमेंट। अच्छा। और ये कुछ आवर्स का होता था, ये मेरे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में था कि 4 घंटे आपको आईटी में देना है, एंड उसके बाद मैं खाली हूँ तो मैं अपना पर्सनल विजिट देखता था पेशेंट। तो मेरी मॉर्निंग 6 o'clock पहली विजिट्स होती थी, और रात को लगभग 1:30 बजे मैं वापस आता था नोएडा। अपने चाचा चाची के घर साथ रहता था, तो 1:30 से 2 बजते थे मुझे आने में। तो कई बार मेरी बाइक का इंजन ख़राब भी हो जाता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा चलती थी, चलती लगभग थी। वो 20 दिन में 3,000 किलोमीटर चल जाती थी। 20 से 25 दिन का टाइम होता था, तो हर 20 से 25 दिन में मेरी बाइक सर्विस होती थी। सर्विस के लिए जाती थी, हाँ। तो मेरे दोस्त थे, बड़े अच्छे हैं, ये दोनों मेरी बाइक सर्विस करते थे। और कई बार इंजन चेंज होता था रात को 2-2, ढाई-ढाई बजे। अच्छा। 3 बजे तक, 3:30 बजे तक इन्होंने मेरी बाइक का इंजन हेड वगैरह चेंज किया, एंड सुबह के टाइम में मैं वापस पेशेंट देखने फिर तो की OBS है, आपके दोस्त निकलना तो है। बन जाना उनका जायज़ ही था। हाँ, तो ये चलाता था। और मैं इनमें सबसे अच्छी चीज़ है कि पूरे दिन एक्टिव रहने के बाद भी मैं कभी नहीं थकता था, या मेरे दोस्तों ने कभी नहीं कहा कि मैं टायर्ड हूँ, और कभी भी फटीग फील किया। और धीरे धीरे इस सफ़र में बहुत सारे नए परिवार भी मिले, कुछ परिवार छूटे भी। तो इन्हें एनालाइज भी किया गया। ये बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है इस शहर का सफ़र। वो किसी दिन हम तसल्ली से हाँ। करेंगे, जब सिर्फ मेरे बारे में बात होगी, तो मेरे ख्याल से 4 घंटे का पॉडकास्ट होगा कि इस शहर ने मुझे क्या दिया, कितने लोग मिले, उनकी मेरे लाइफ में क्या वैल्यूज़ हैं, ये बहुत हैं। मैं इनकी वैल्यू आपको बता दूं छोटी से शब्दों में। हम जितनी बार इनके क्लिनिक जाते हैं, हर बार इनके क्लिनिक में कोई सरकारी अफसर बैठा होता है, कोई मंत्री बैठा होता है, कोई सांसद बैठा होता है, कोई विधायक बैठा होता है। और चीज़ें, अपनी उपलब्धियां खुद आप किसी को बताते नहीं, जैसे कि मैंने देखा है। और भैया दो चार ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जिनका नाम लेना भी मतलब गुनाह माना जाएगा इस कैमरे के सामने। तो सच में आप बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छे फिजियोथेरेपी, क्योंकि फिजियोथेरेपी का जो मैं डिफिनीसन जानता था, या एक बार मैं खुद ही गया था, मतलब मैं ये देखा कि वो यहाँ मशीन, ये मशीन, वो मशीन। तो मुझे लगा अगर ये फिजियोथेरेपी, तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आऊँगा। फिर मुझे लगता है कि मसाज वाली मैं चेयर अगर अपने घर पे भी रख लूँगा, तो मुझे आने जाने का टाइम मेरा थोड़ा। लेकिन जब से हमने आपको देखा है, तो हमारा फिजियोथेरेपी को लेके पूरा मतलब डिफिनेशन ही चेंज हो गया। क्योंकि आपके कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट नहीं रखे हैं ना। मैंने आपके संस्थान में देखा है, और आपके संस्थान में ऐसे बच्चे आते हैं जिनको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको। मैं देखता हूँ कि आपके क्लिनिक में कोई हाथ से परेशान है, कोई कमर से विकलांग है, कोई पैर से विकलांग है, कोई दिमाग से विकलांग है, और आप सबका इलाज बड़े कूल मूड में करते हैं। किसी को डांट रहे हो, उसको भी अच्छा लग रहा है। आप किसी को खिला रहे हो। मैं पूरा जो आपने अपना संस्थान बना रखा है भैया, वो एक अच्छा सा मतलब वो अगर बोले तो एक इंजॉय का अड्डा हो गया उनके लिए। तो काबिल तारीफ़ है आपकी। तो इस मैटर पे तो हम आपके साथ बहुत देर तक किसी दिन बैठेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ भैया, आज के टाइम पे कुछ लोग जल्दी भूल जाते हैं, हम्म। और कुछ लोग स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं कि भैया एक बार पढ़े नहीं तुरंत उनको वो चीज़ें याद हो गई, देखा नहीं तो चीज़ें याद हो गई। और कुछ लोग ऐसे कि बार बार पढ़ते हैं, बार बार सोचते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। क्या रीज़न होता होगा भैया? देखिए, इसमें होता है ना आपका इंटरेस्ट और मेमोरी। जैसे इसे आज के इस टाइम पे मैक्सिमम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, वो B12 और D3 की डेफिशिएंसी।
मतलब जितने लोग अभी हमें भी देख रहे होंगे तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि B12 D3 की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन हो गई है। इसमें बहुत कम लोग हैं जो बराबर अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, जैसा कि एवरी 6 मंथ में जनरली हमें चेकअप कराना चाहिए अच्छा। अगर हम 35+ हैं तो। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि अब हमें डायरेक्ट हम सनलाइट्स में नहीं हैं, एसी गाड़ी, एसी घर, एसी ऑफिस, तो पूरे टाइम हम इन्हीं में ख़त्म हैं। और कहीं ना कहीं हर किसी का इस तरीके का जॉब प्रोफाइल है या वर्क स्टाइल है कि वो एक जगह बैठकर कई घंटे तक काम कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो जब बाहर निकलता है तो धूप ही नहीं है। हाँ। या और दूसरी जो हमारी आती है B12 की डेफिशिएंसी, अब हमें फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं है, हम पेड़ से तोड़ के नहीं खाते। कहीं ना कहीं मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को एटलीस्ट समर वेकेशन और इन चीज़ों में ऐसी जगह हिल स्टेशन पा और रिजॉर्ट ले जाने के बजाय आप गाँव की तरफ जाएं, है ना, उन्हें भी टूरिस्ट प्लेस बनाएं। अगर आपके पास गांव नहीं है, जैसे हर किसी के पास नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है आज के टाइम हमारे पे तो पास लोग। है, तो मैं अपने बच्चों को भेजता हूँ, वो अपने कज़न से मिलते हैं, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, रिलेशंस बेटर होते हैं, उन्हें एनिमल्स के बारे में पता है, उन्हें प्लांट्स के बारे में पता है, उन्हें वेजिटेबल्स के बारे में पता है। अभी इस सिटी में बहुत सारे बच्चे, उन्हें लगता है कि आलू भी पेड़ में उगते हैं, हाँ हाँ। है ना, वो अंगूर की तरह आलू के गुच्छे लटकते होंगे या इस तरीके से हैं, या कैरेट किस तरीके से, तो बड़ी फनी उनके होते कई हैं। बार रील्स में भी देखने को बहुत सारे मिलता है। ऐसे हैं जिन्होंने गाय नहीं देखी है रियल में, वो टीवीज़ वगैरह में ही देखा है, तो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं, अरे अरे, तो गाय। लगता है कि ये इंडिया में ही है या बाहर कहीं से आए हुए हैं। मतलब उन्हें एक्सपोजर ही नहीं मिला, उन्हें गेट के बाहर ही अलाउड नहीं है। वो गेट के बाहर भी कोई हाथ पकड़ के ले जाता है और सीधे गाड़ी में, और गाड़ी से उतरते हैं हाथ पकड़ के स्कूल में, फिर स्कूल से वापस। तो अगर उन्हें गाय भी मेरे ख्याल से दिखानी होगी तो वो भी जू में चौंक लेके जाते हैं ना, जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स को करना चाहिए कि अपने गांव नहीं तो अपने फ्रेंड्स के गांव लेके जाएं। उन्हें भी अच्छा लगता है कि ऐसे तो सब कई लोग हैं जिनके पास है, तो उनके फ्रेंड्स के यहाँ चले जाओ। बच्चों को एक्चुअली वो एक्सपोजर दो, उन्हें फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स निकाल के हल्का सा धुल के खाने के लिए दो। मुझे तो याद है कि हमने मूली निकाली, हाँ उसमें हाँ मिट्टी हाँ लगी हाँ। है, तो उसका छिलका निकाल के अंदर वाला मीठा मीठा अच्छा लगता है वो खा लिया, और या छिलका भी हम धुल अपने लिया। दांत से हटा लेते थे। हाँ, तो कितनी सारी चीज़ें, तो इनसे हमें सबसे ज़्यादा B12 मिलता था। दूसरा, आज के टाइम में हमें टैबलेट खानी पड़ रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन मल्टीविटामिन्स हैं जो हमें जनरली मिलती थी, जैसे इमली हम कच्ची चबाते थे, आज के टाइम में हमें लिमसी या उस टाइप की और भी मेडिसिन खानी पड़ती हैं कि हम कुछ खट्टा ही नहीं खा रहे हैं। खट्टा ही नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी हैं कि हमें उसके सब्स्टिट्यूट में इन चीज़ों को खाना पड़ रहा है। यही रीज़न है कि अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, अभी मैं मेडिकल उसमें बताऊँ तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी टायर्ड होगी, फटीग होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। जब आपकी फटीग होगी तो आपका ब्रेन डाइवर्ट रहेगा। जैसे होता है ना कि हमें कहीं चोट लगी है तो दिमाग वहीं रहता है। अब मैं थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है, तो मुझे आपकी बातें नहीं समझ में आएंगी। तो कई लोग ऐसे हैं, वो ऑफिस में बैठे बैठे सो जाएंगे, वो गाड़ी में बैठे हैं तो सो जाएंगे, वो बस में बैठे हैं सो जाएंगे, उन्हें 2 मिनट मिला वो इस तरीके से सो जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में इतनी थकान है, इतना वो खुद अपने आप से परेशान है अपनी बॉडी से, कि वो किसी चीज़ में अटेंशन नहीं देते, किसी चीज़ को लर्न नहीं करना चाहते हैं। बट वहीं पे ऐसा भी नहीं कहेंगे कि उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो उनके मतलब की है, जहाँ पे वो अलर्ट हैं, अटेंशन दे रहे हैं, वो चीज़ें उन्हें याद भी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी इस तरीके की अगर टेंडेंसी आपकी बॉडी में है, तो फटाफट आप अपने आसपास किसी भी थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें, उससे रिलेटेड छोटी छोटी एक्सरसाइजेस अपनी होमवर्क एक्सरसाइजेस में ऐड ऑन करें। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक्सरसाइज देखिए सब कराते हैं, पीटी करो वो भी एक्सरसाइज है, योगा करो एक्सरसाइज है, सुबह वॉक पे जाओ एक्सरसाइज है, वार्म अप कर लो एक्सरसाइज है, जिम चले जाओ एक्सरसाइज है। बट ये सारी एक्सरसाइजेस डिफरेंट होती हैं, हाँ। है ना। वार्म अप एक्सरसाइजेस जस्ट आपको चार्ज करने के लिए है, योगा एक्सरसाइजेस आपकी मेडिटेशनल एक्सरसाइजेस होती हैं, जिम आपको बॉडी बिल्डिंग हेल्दी फिट रखने के लिए होती है। बट बीमार इंसान को फिट करने के लिए नहीं, फिट इंसान को हाँ हाँ। परमानेंट फिट रखने के लिए होती है, और अपने आप को कह सकते हैं कि ग्रूम करने के लिए होती है और बेटर बनाने के लिए होती है। बट वहीं पे अगर आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है, बॉडी में चेंजेस है, मसल्स वीक है, कोई ऐसी डेफिशिएंसी,
तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट सही गाइड करता है कि आपको इस मसल्स की पहले करनी चाहिए, इस मसल्स की कम, क्योंकि बॉडी इम्बैलेंस होगा और सेम एक्सरसाइज आप करोगे तो जस्ट वही होगा कि जैसे आप 2 रोटी खाओ, मैं 2 रोटी खाऊं। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा, आपको 2 रोटी सूट कर गई, आप ज़्यादा पावरफुल बन गए। मेरा लूज मोशन है या मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो मुझे 2 रोटी भी एसिडिटी या हैवी गैस बनाएगी। तो डिपेंड करता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे एक खाना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक है आप 3 खा लो। हाँ। सेम वैसे ही थेरेपिस्ट आपको गाइड करेगा कि ये बॉडी पार्ट या ये मसल्स या ये साइड आपका वीक है, इसको आप पहले स्ट्रेंथ करोगे, या पहले ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम करोगे, या मसल्स पावर के लिए करोगे, या स्केलेटल करेक्शंस के लिए करोगे, या आप उसकी पोस्चरल करेक्शंस पे काम करोगे, या आप उसकी रेंज पे काम करोगे। तो वैरायटी ऑफ चीज़ होती है एक साइड। या आप उसकी जो सेंसेस है कि आपको बर्निंग है, थ्रम्बिंग है, नमनेस है, वट जो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, या जल्दी वो टायर्ड होता है, जल्दी वीक होता है, या मसल टोन डैमेज है, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी एक्सरसाइजेस डिज़ाइन करता है। उसे कहते हैं डॉक्टर, जब वो डायग्नोसिस करके आपका ट्रीटमेंट बनाता है। इसे कहते हैं टेक्नीशियन, जब सेम टेक्निक वो हर जगह फॉलो कर रहा होता है। कोई भी चीज़ हो ऐसे ऐसे कर लो, हाँ। टेक्निक टेक्नीशियंस फॉलो करें बेस्ट है। डॉक्टर हमेशा डायग्नोसिस करता है। तो जब वो आपको असिस्ट करेगा कि क्या क्या रिलेटेड पेन है, अगर एक साइड वीक है तो आपकी नी ठीक है, थाइज वीक है, बैक वीक है, तो अकॉर्डिंगली जब एक्सरसाइजेज डिज़ाइन होंगे तो आप क्या करोगे, अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। जब आप बैलेंस हो गए, अब आप फिट हो, नॉर्मल हो, अब आप जो आपको बेस्ट एक्सरसाइजेज लगती है, आपको योगा लगती है आप योगा करो, आपको जिम ठीक लगती है आपको जिम करो। बट अगर आपकी बॉडी में चेंजेस या प्रॉब्लम है, या फटीगनेस है, या इस तरीके की डेफिशिएंसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इमीडिएट आप अपने थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, थेरेपी इस टाइम पे पूरी सोसाइटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, अगर बिल्कुल सही बात। आपको आई प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करता है, हाँ, आपकी आई मसल्स को स्ट्रेंथ, लोग को क्योंकि लगता है कि आँख में दिक्कत है तो आँख के डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा। हाँ, क्योंकि हाँ। आजकल हम आइस को मोबाइल चला के आइस टायर्ड कर रहे हैं, आई मसल टायर्ड हो रही है। रेटिना ठीक होती है, आई मसल्स वीक है। वो कहते हैं कि हाँ जी ऐसे ऐसे धुंधला दिखता है, ये होता है। आपकी ऑक्सीपिटल टाइट है तो भी आइस पे इफेक्ट आएगा, आई मसल वीक है तो भी आइस पे आएगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, उसमें भी देखिए आपको फिजियोथेरेपी बोली जाती है कि जी एक्सरसाइजेस करिए, हार्ट रेट्स और बढ़ाइए, ब्लड सर्कुलेशन पंप करिए, सारी चीज़ें। आपको जॉ में पेन है, उसमें भी थेरेपिस्ट काम करता है, आपके टीएमजी पे, आपके डेंचर पे, आपके जॉ अलाइनमेंट में। आपकी नेक की प्रॉब्लम हो, आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो, उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करता है। इवन इन सारे ऑर्गन के अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपकी सर्जरी होनी है, प्री सर्जरी भी फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है कि आपकी मसल्स स्ट्रांग हो, कि जो सर्जरी के बाद मसल वीक होगी तो एटलीस्ट पहले से इतनी स्ट्रांग करो कि थोड़ी वीक हो। सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी थेरेपी होती है कि मसल्स को वापस उसकी स्ट्रेंथ और मूवमेंट और जॉइंट्स की मोबिलिटी पे लेकर आएँ। तो प्री सर्जरी भी है, पोस्ट सर्जरी भी है। इवन उसी के साथ साथ आपका काम करने का तरीका भी आपको बीमार करता है, कि एक ही पॉस्चर में आप कॉन्टिन्यूस बैठ के काम करो, इसे कहते हैं आरएसआई, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। एक मसल्स एक ही पॉस्चर में कॉन्टिन्यूस काम करेगी, वीक होगी। वीक होने के बाद आप अगर काम में ज़्यादा फोकस और इन्वॉल्व हैं तो आपकी मसल्स पेन आपके ब्रेन को इन्फॉर्म नहीं करेगी जब तक कि वो बिल्कुल वीक ना हो जाए, या बीमार ना हो जाए, या वहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ना जनरेट हो। जब वो चीज़ें होंगी, उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम है आपका वर्क स्टेशन मॉडिफिकेशन, पॉस्चरल करेक्शन, इन बिटवीन ब्रेक लेके एक्सरसाइजेस करना, जिससे आप हेल्दी और फिट रहो। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प ना कर सकें। जैसे बाकी डॉक्टर्स भी होते हैं, आपने देखा है सर्जन अकेले सर्जरी नहीं करता, नो, टीम होती है। एक टीम के साथ ही सर्जन काम करता है। कि एनेस्थीसिया वाला भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ओटी टेक्नीशियन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, सर्जन के साथ जूनियर सर्जन भी होता है, उसके बाद उसका फॉलोअप टीम भी होती है। वैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट की भी प्रॉपर टीम होती है, उसके साथ एक ऑक्यूपेशनल भी होता है, हाँ, उससे आपके बहुत टीम प्रॉब्लम। है। हाँ, तो जब तक एक पूरी टीम मिलके काम नहीं करेगी तो चीज़ें नहीं होगी। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों में आती है कि वो भूल रहे हैं, अगर वो भूल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, फिर भी उनकी ख़त्म हो रही है, बट अगर ये शुरू से टेंडेंसी है तो ये स्लो लर्नर या और भी बहुत सारी डिजीज़ या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी होती है। बट आजकल की जनरेशन जैसे सडनली ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है भूलने की,
तो आपको हमेशा थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, सो दैट वो फिजियोलॉजिकल असेसमेंट करने के बाद, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करने के बाद आपको बेटर गाइड कर सकता है कि आपको डेफिशिएंसी से रिलेटेड मेडिसिन चाहिए, या डाइटिशियंस के पास जाके अपने फूड सप्लीमेंट्स चेंज करने चाहिए, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी थेरेपीज़ लेनी चाहिए, या किस डिपार्टमेंट को दिखा के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। आपके जितने भी आंसर हैं, अब जिन बातों का भी आप उत्तर दे रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन के आपने बहुत सारे उत्तर दिए हैं। हमने सिर्फ आपसे पूछा कि भैया लोग भूलते क्यों हैं, और कोई नहीं भूलता, कोई जल्दी क्यों भूल जाता है। बट वो तो आपने बताया ही बताया, उसके साथ साथ जो चीज़ आपको बताया आपने बताई, वो हर इंसान को आज के टाइम पे जानना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम मैंने देखा है कि भैया छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनका केयर नहीं कर पाते, हम उनको ध्यान नहीं दे पाते, कि हम अपनी चीज़ों में इतना बिजी होते। लेकिन आपने ये बोला है कि मतलब आपको सब चीज़ों का सोल्यूशन खुद ही नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। जैसे हर चीज़ का सोल्यूशन डॉक्टर के पास ही नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन योगा वाले के पास नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो प्रॉब्लम आपको है, आप उन्हीं के पास जाओ। भैया अपने शरीर के बारे में एक ऐसी बात जो हर इंसान को आज के टाइम पे जानना चाहिए। हर इंसान को कितनी बार बुरा लग रहा है, अच्छा। क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो थक रहा है अपने काम को करने से। एंड ये बेस्ट असेसमेंट है। जैसे मैं पूरे दिन काम करता हूँ, मैं हंसता रहता हूँ, मेरे क्लिनिक में जितने बच्चे हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पेशेंट हैं, वो एक फैमिली की तरह काम करते हैं, और सालों हो गए उनके साथ मुझे रहते हुए। पर जब आपको, और मेरे पास पेशेंट आता है, मेरे नेक में पेन है, और नेक दिखाने के बाद कहता है नेक तो अब ठीक लग रही है, मेरे बैक में भी कभी कभी पेन होता है। फिर हल्की सी बैक देख ली, फिर कहता है एक बार घुटना देख लीजिए, कई बार ऐसे करो चट चट की आवाज़ आती है और सीढ़ियाँ उतरते हुए दर्द आता है। तो मैं कहता हूँ अच्छा। फिर वो भी देख लिया। फिर वो कहता है एक बार डॉक्टर साहब मैं 8 साल पहले गिर गया था, तो इस पंजे में हल्की सी स्वेलिंग थी, एक गांठ बनी हुई है, ऐसे ऐसे करो वो भी दर्द होता है। तो कई बार ऐसा होता है यार, अजीब आदमी है, एक चीज़ दिखाने आया, इसकी चीज़ें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं, तंग कर रहा है। फिर शांति से अगर सोचो आप, तो आपको लगता है कि दूसरे से एंगल से खड़े होके कि आप ब्लेस्ड हो, कि आपका पेशेंट आप पे इतना ट्रस्ट कर रहा है कि एक चीज़ आपने 5 मिनट में ठीक कर दी, तो उसकी क्यूरोसिटी बढ़ी कि यार वो बैक कभी कभी होती है, वो भी दिखा लूँ। ये इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि इन्होंने 5 मिनट में मेरी नेक बैक दोनों देख ली, ये घुटने का भी सोल्यूशन मैं पूछ लूँ। क्योंकि ये क्यूरोसिटी हमारे सबके पास होती है। हम जब किसी को हाथ दिखाते हैं, अच्छा 8 साल का 12 साल का बच्चा रहेगा, शादी कितनी है, बच्चे कितने होंगे, एजुकेशन कितनी है, जिंदा कितना रहूँगा, हर किसी के अंदर क्यूरोसिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा। उसी से होती है जिससे उसकी एक्सपेक्टेशंस कनेक्ट होती हैं, जिससे पता है कि ये सोल्यूशन देगा। दे देंगे, पर हाँ। जब आपको आपकी अच्छाई, आपकी ब्लेसिंग्स ही बुरी लगने लगे कि यार क्या तंग कर रहा है ये, एक चीज़ दिखाने आया है, जाए यहाँ से बार बार एक दूसरी तीसरी चौथी, इसका मतलब आप थक रहे हो, तब आप परेशान हो रहे हो। जैसे आप खुश रहते हो तो अपने घर के बुजुर्ग के पास बैठ के बातें करते हो, पर जब आप परेशान होते हो तो उसी के ऊपर शाउट कर जाते हो, जितनी बार आऊँ जाऊँ तुम्हें बताऊँ को कौन आया हुआ है, जितनी बार यहाँ से गुजर रहा हूँ उतनी बार बताऊँ कहाँ जा रहा हूँ, आपको क्या लेना देना है, वो कौन था। ये आप थके हुए हो, आप परेशान हो। आप घर में आते हो, आपका बच्चा दौड़ के भाग के आता है, पापा करके गले लगता है, आप एकदम से क्या है अभी रखो यहाँ पे, बाद में बात करेंगे, बैठो अभी। आपकी वाइफ आ रही, अरे सुने हो आज कौन आया था, हाँ ठीक है कोई आया होगा, बैठो बाद में बात करेंगे। ये असेसमेंट आप करो कि अगला खुश है, आपका सड़ा हुआ चेहरा, आपका इस तरीके का बिहेवियर देख के आप अपने घर का माहौल खराब कर रहे हो। इसे कहते हैं स्ट्रेस, इसे कहते हैं आपकी बॉडी का पेन, इसे कहते हैं आपकी बॉडी का डिस्कम्फर्ट। आप बाहर से जो लेकर आए हो, आप परेशान हो, आपने पूरे दिन काम किया है, आप बाहर बैठो सीढ़ियों पे 10 मिनट अपने आप को डिटॉक्स करो, आप सड़क पे अकेले आइसक्रीम खा के अपने आप को डिटॉक्स करो। वो स्माइल वाला चेहरा लेके आओ ना, क्योंकि आपके वेट में पूरा घर हंस रहा था, आपके एंट्री करते ही उन सब की हंसी और खुशी चली गई। जिसके लिए आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा इंसान, एक नॉर्मल से इंसान जो उसका बॉस है, उसके सामने यस सर ओके सर डन सर स्माइल कर रहा है, फर्जी का कुछ भी बोले जा रहा है, एंड वहाँ से अपने किसके लिए, जस्ट फैमिली के लिए, एंड घर में आते ही आपने अपनी पूरी फैमिली का मूड और माहौल ख़राब कर दिया। ये हर इंसान को जानना चाहिए।
आपके पेरेंट्स आपको देख के खुश हुए, मेरा बेटा आ गया, एंड बेटे ने आते ही, हाँ ठीक है बाद में बात करते हैं, अभी रहने दीजिए थोड़ी देर, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, अभी ये हो गया हूँ, ये हो गया हूँ। भाई आप हो गए हो, अगला तो सुबह से आपका वेट कर रहा था, पर आपने क्यों उसे तंग किया? जिसके लिए आप भटक रहे हो उसी को आप दुखी भी कर रहे हो, तो आप उसके लिए कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल हर किसी को देता हूँ और पूछता हूँ, बड़ा मज़ेदार है। जंगल का राजा शेर क्यों होता है? आप बताइए। लोग तो यही बोलते हैं कि जंगल का राजा शेर इसलिए होता है कि ताकतवर होता है। जो कि ठीक है। उससे ज़्यादा ताकतवर जंगल में जानवर हैं, हैं भैया उससे बिल्कुल। जहरीले जानवर जंगल में हैं, उससे बड़े और खूंखार जानवर जंगल में है, पर फिर भी शेर ही राजा क्यों है? क्योंकि वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता। बाकी सारे जानवर लगभग अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो वैसे ही अगर आपके पास आपका परिवार और कोई नहीं है तो आप भी राजा हो। जैसा कि हम स्कूल और कॉलेज टाइम में होते हैं, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, बाइक के ऊपर खड़े होके चलाते हैं, लिटा के चलाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं, किसी से भी भिड़ जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बट वही एक फैमिली में जुड़ने के बाद हम सब पिंजरे के शेर हो जाते हैं। क्यों? इनसे मुझे नहीं लड़ना है, ये मेरी फैमिली को कुछ कर देंगे तो मुझे एक्चुअली वो वहाँ नहीं जाना है यार, वो फैमिली अकेले घर में है यार, वो थोड़े पैसे फालतू नहीं उड़ाने हैं, वो बच्चों के लिए काम आएंगे, फिर ज़्यादा फ्यूचर में काम आएंगे, इसके लिए हर इंसान उन्हीं के लिए जा रहा है। बट कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस, आपकी परेशानी समाज के साथ साथ परिवार को भी ख़राब कर रही है। तो हर इंसान को सिर्फ अपने बारे में ये जानना है कि वो पूरे दिन में बुरा कितनी बार मान रहा है। और अगर उसने ये असेसमेंट कर लिया कि मैं आज पूरे दिन इतनी बार बुरा माना हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं ख़राब हूँ या ये सब लोग ख़राब थे। जैसे मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलता, आपने मुझे अचानक से कुछ बोला या जवाब नहीं दिया तो मैं एक दिन में बुरा नहीं मानता, क्योंकि आपने मुझे 100 बार नमस्ते भैया बोला है। आज अगर बोल रहे हो भाड़ में जाओ भैया, हटो भैया, बाद में बात करेंगे भैया, इसका मतलब आप परेशान हो या बीमार हो, या तो मैंने कुछ गलत किया है। दोनों में ही मेरी जिम्मेदारी बनती है समझना। अगर आप बीमार हो तो भी मुझे आपकी हेल्प करनी है ठीक करने में, कि कहाँ से परेशान, क्यों इरिटेट हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अपने आप को ठीक करने की वजह मिल गई आपसे, कि 100 बार नमस्ते करने वाला इंसान एकदम से इग्नोर कर रहा है, इट मीन्स मेरे से कुछ तो गलत हुआ है। तो 1 सेकंड का सॉरी और जस्ट वो करेक्शन, क्या फ़र्क पड़ता है? और जस्ट अगर मैंने वही नहीं किया तो मैं पूरे दिन सोचता रहूँगा यार ऐसा क्या हुआ, वो कल का लड़का इतने एटीट्यूड में भैया भैया करता रहता है, मैंने बोल दिया। हम्म। मैं क्या करूँगा, अपने दिमाग से आपको ही 1000 गुना बुरा बना दूंगा। मैंने आपको कुछ बोला नहीं, पर बिना आपके मुझे वो जाने या बिना बुरा मुझे बोला समझे। मैंने अपने दिमाग में जगह बना ली। तो क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? उन दोनों ही कंडीशन में सिर्फ आपको सेल्फ रियलाइजेशन, कि आज मुझे पूरे दिन बुरा कितनी बार लगा। अगर हर इंसान अपने बारे में सिर्फ ये एक बात जान ले कि मुझे आज पूरे दिन में बुरा कितनी बार लगा है, और उस बुरा लगने की वजह सही थी या नहीं थी, क्योंकि ये बात हर किसी को पता होती है। मैं आपसे अगर 10 रुपए भी लूँगा तो 10 साल बाद भी मुझे याद रहेगा कि मैंने लिए हैं। आप किसी और को बताओगे भैया वो मेरा पैसा लेके भूल गया, तो मुझे लगेगा मुझे ही सुना रहे हो। ये इंसान का दिमाग होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो सीधे कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मेरा आप सब लोगों से भी यही कहना है कि इमोशनल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, जिससे कि आज के टाइम में सभी लोग परेशान हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। भैया आज के टाइम पे हमने देखा है कि अच्छे रिश्ते होते हैं लोगों में, और अचानक रिश्तों में दरार आ जाती है या रिश्तों में डाउट आ जाता है। लोग एक दूसरे से इतने जल्दी रिश्ते तोड़ लेते, उसका सबसे बड़ा रीज़न आप, या क्या ऐसा रीज़न होता होगा जी, मतलब ऐसे रिश्ते टूटने के? देखिए, रिश्ते जब बनते हैं ना, तो दो लोगों को एक दूसरे की बातें या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन और अटेंशन ये बहुत मायने रखती है। जैसे देखो, एक माँ बाप होते हैं एक बच्चे के, और वो बच्चा कहता है मम्मी मेरी फेवरेट है, कोई बच्चा कहता है पापा पापा मेरे मेरे फेवरेट फेवरेट हैं। है। उसके भाई बहन है तो किसी की भाई से बहुत पटती है, किसी की बहन से बहुत पटती है। उसकी पटना या फेवरेट होना की सबसे बड़ी वजह यही होती है, जब वो उसे अटेंशन देता है।
उसकी कई गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। आज आपके साथ लड़ाई हुई है, कल आपके साथ दोस्ती हो, और परसों हम आपको रियलाइज़ कराने लगे कि आपके साथ मेरी दुश्मनी थी, आपने मुझसे लड़ाई किया था, फिर भी देखो मैं आज अच्छे से हूँ। जब आप चीज़ों को घुमा फिरा के लेकर आते हो, या एक ही चीज़ों को बार बार कुरेदने की कोशिश करते हो, या पिछली बातों को आप प्रेजेंट टाइम में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, क्योंकि हर बात की एक वजह होती है, वैल्यू होती है, कई बार वो वही मायने रखती है। जैसे एज के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी भी बढ़ती है। जैसा हम स्कूल में होते हैं वैसे कॉलेज में नहीं होते, जैसे हम कॉलेज में होते हैं वैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होते नहीं हैं, होते, बिल्कुल सही जैसे बात। हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं वैसे ही हम अपनी जिम्मेदार लाइफ में नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं एक टाइम था जब मैं लोगों से हेल्प मांगता था, एक टाइम था जब मैं अपने फादर से मांगता था, एक टाइम है कि जब मुझसे लोग उम्मीद करके बैठते हैं। ये स्टेजेस होती हैं। यस। रिश्ते हमेशा अच्छे होते हैं जब आप उन्हें प्रेजेंस में जी रहे होते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, सेलिब्रेट करते हो। कई बार चीज़ें हाइड भी की जाती हैं। जैसे होता है ना, पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कराते हैं कि क्या ज़रूरत है आपको जानने की, या क्या ज़रूरत है उस बारे में सोचने या समझने की। तो इन चीज़ों को अवॉइड, बट कई बार जब रिश्ते उसके पीछे पड़ जाएं, आपने मुझसे ये छुपाया, आपने मुझे ये बताया नहीं, आपको बताना चाहिए था, या ये ऐसा आपने किया क्यों, और ये मुझे पता होना चाहिए था जब आपने इसको किया है तो, या आपसे हो गई तो आपने क्यों नहीं बताया। अगर मैंने कुछ नहीं बताया तो उससे आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट कहाँ हुआ? कहीं नहीं। वो तो एक बात थी, जहाँ थी जैसी थी वो वहीं ख़त्म। पर आप क्या कर रहे हो, उसके पीछे पड़ के ज़बरदस्ती उसको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करा रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो, एंड उसके बाद अपना सेटिस्फैक्शन और ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो कि मुझे वो चीज़ जाननी थी, या पता होती, अगर पता होती तो क्या कर लेते। जैसे सिंपल सी चीज़ होती है, ये वो इंसान है, कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग है। रहा है। और आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हो? आप इसके साथ जानना चाहते हो या इसे यूज़ करना यस। चाहते हो? इम्पॉर्टेंट, मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं ना जो मैं जानना चाहूँ। वैसे इंसान को जानने के लिए मैं ज्योतिषी हूँ, जो मैं इसके बारे में अच्छे से आपको जानूँ और आपको खोलूँ, या आपको अंदर से सारा निकाल लूँ, आगे पीछा, इधर क्या हुआ था, उधर क्या हुआ था, बचपन में क्या हुआ था, बुढ़ापे में क्या हुआ था। सिंपल सी चीज़ है, ये पेन अच्छा लग रहा है, इससे लिखना चाहिए ना हमें। अब अगर आप इसका इस्तेमाल ना करो और साइंटिस्ट बन जाओ कि जस्ट इसका कैप निकाला, इसके बाद इसकी ये निकाल दी, इसकी रिफ़िल निकाल दी, और इसको उठा के ये, अब बताओ ये क्या है? कुछ नहीं है ये यूज़ कर लो। ये कुछ भी नहीं है। आप क्या यूज़ करोगे? ये यूज़ करोगे या ये यूज़ करोगे? इन सारी चीज़ों में से क्या, यही वो इंसान है। आपने प्रेजेंट टाइम में इस पेन को पसंद किया था, इस पेन के साथ रहना चाहते हो, इस पेन को ही आप अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहते हो, और ये पेन आपके जेब में आपकी शोभा भी बढ़ाता है। इससे लिखे हुए वर्ड आपको रिस्पेक्ट भी दिलाते हैं, वैल्यूज़ भी दिलाते हैं। आप किसी को दोगे तो एक पेन दोगे, आप उसकी पूरी ज़िंदगी खोल लो कि सबसे पहले ये रिफ़िल बनी थी, फिर उसके बाद इसका कैप बना था, फिर इसके बाद इसके पॉइंटर्स बने थे, फिर ये कवर बना था, फिर इसके बाद इसको जोड़ा गया था, असेंबल किया गया था, फिर लगाया गया था, फिर इसके ऊपर नकली कंपनी लिखी गई थी, फिर ये क्या। अरे करना क्या है आपको इनका? आपको तो उसको यूज़ करना है। तो आपके जीवन में जो इंसान है, वो जिस तरीके से आया है उसी तरीके को आपने पसंद किया है, अपनी लाइफ में एंट्री दी है, आप उसी को अगले से इंट्रोड्यूस कराते हो, तो आप उसके साथ हैप्पी लाइफ निकालो। 10 साल पहले उसका कौन सा ब्रेकअप हुआ था, 5 साल पहले वो किसके साथ घूमने गया हुआ था। इंसान का नेचर है, हर किसी से प्यार से बात करता है, वो डॉग से भी प्यार से बात करता है। अगर किसी इंसान से बात कर लिया तो आप उसकी पिछली लाइफ के अकॉर्डिंगली उसे जज करके ब्लेम क्यों करना चाहते हो कि तुमने कॉलेज टाइम में भी ऐसा किया था, तो हो सकता है आप उसी इंटेंशन से उससे बात कर रहे हो। इंसान कोई चोर नहीं होता है, सिचुएशन चोर होती है। आप अपना वॉलेट संभाल के रखो, किसी को चोरी का मौका क्यों दो और क्यों चोर कहो।
आप खुलेआम रखोगे मुझे नीड नहीं है तो मैं चोर नहीं हूँ। पर अगर मुझे कहीं प्रेशर है, ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं मैं चोर चोर बन हूँ। जाऊं। क्योंकि दुनिया में दो ही इंसान शरीफ हैं, एक जिसे मौका नहीं मिला, दूसरा जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम हो। अदरवाइज इंसान है, बदलता रहता है। और हमसे बड़ा गिरगिट कौन है दुनिया में? इसीलिए तो गिरगिट सुसाइड कर रहे हैं। आप देखो ना, मैं अपनी वाइफ के साथ अलग हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ अलग हूँ, अपने फादर के साथ अलग हूँ, अपनी डॉटर के साथ अलग हूँ, अपने दोस्तों के साथ अलग हूँ। मैं ही सुबह से कम 50 रंग बदल चुका हूँ। हर किसी के साथ उसके हिसाब से उसके कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ। अब आप मुझे कह दो कि आप अपनी डॉटर के साथ तो ऐसे रहते हो, मेरे साथ ऐसे रह रहे हो, फिर कह दो अपने फ्रेंड के साथ तो वैसे रहते हो, अपने फादर के साथ ऐसे रहते हो। हर किसी की लाइफ में अपनी वैल्यू इंपॉर्टेंस है। उनके जैसा उनके साथ नहीं रह सकता, उनके जैसा उनके साथ नहीं रह सकता। आप खाने का कॉम्बिनेशन भी तो बनाते हो, तो इंसान के साथ कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम तो वो इंसान हैं जो मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने ही फेवरेट भगवान की उनके मुंह पे बेइज्जती करके हम उन्हें घर लेकर आते हैं। मूर्ति लेने जाएंगे, इनकी नाक टेढ़ी है, ये लड्डू उल्टा खा रहे हैं, इनका कलर छूटा हुआ है, इनकी आंखें अच्छी नहीं लग रही हैं। फिर 100 भगवान में से उसी एक भगवान को पसंद करके लाएंगे, उन्हीं की 100 मूर्तियों में से उन्हीं को एक को पसंद लाएंगे और उन्हीं के मुंह पे उनकी बेइज्जती करके कि ये वाले अच्छे हैं। और मज़ेदार बात क्या है, जैसे जैसे हम बेटर होंगे वैसे वैसे हमारे भगवान भी बेटर होंगे। आज हमारी स्थिति ठीक ठाक है तो हम मिट्टी के ले आए, थोड़ी सी बेटर हुई हम मार्बल ले आए, थोड़ी और बेटर हुई हम चांदी की ले आए, थोड़ी और बेटर हुई हम सोने की ले आए। भगवान वही है, पर हमने अपने स्टेटस के हिसाब से उन्हें बदलते चले गए। भगवान की स्टेटस चेंज कर दिया हमने। इसी को तो हम कहते हैं, बताओ हमसे बड़ा गिरगिट कौन है? और हम्म। ऊपर से हम रोते किसके पास हैं? भगवान के पास। और अगला इंसान अगर पलट के कह दे तुम पैदल चल के मुझे प्रसन्न कर रहे हो, मैं तो पूरी ज़िंदगी पैदल चला हूँ, तुम अपने परिवार के लिए दुखी हो, एक भगवान बताओ जो अपने परिवार में बड़ा सुखी और खुश रहा हो। एक भगवान बताओ जिसके जीवन में संघर्ष नहीं रहा हो। या एक के बारे में बताओ जो अपने जीवन में परेशान नहीं रहा हो। हर भगवान अपनी एक स्टोरी, अपनी एक कहानी लिख के गया है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। हर धर्म में आप देखोगे एक मोटिवेशनल भगवान है जिसकी जीवन गाथा पे हमारा जीवन आधारित होता है। पर हम ये सुनते हैं, बद में फिर वही काम कर रहे होते हैं। वैसे ही हम इंसान हैं, जिसके साथ हैं, जिस कंडीशन जिस सिचुएशन में उसे हमने एक्सेप्ट किया है, उसकी जो क्वालिटी हमें पसंद आई थी, जिस तरीके से हमने उसे पसंद किया, उसे सेलिब्रेट और इन्जॉय करो। देखो कभी परेशान नहीं होगे। आजकल शादियां टूटने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जब हमें प्यार होता है तब हमारी एज कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं। बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ हमारे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ते हैं। वो अंडरस्टैंड जब आपस में कपल नहीं करता है तो सबसे बड़ी वजह यही बनती है। क्योंकि पहले आप मुझे रेस्टोरेंट ले जाते थे, अब रेस्टोरेंट नहीं ले जा रहे हो, क्योंकि रेस्टोरेंट में पापा के पैसे से लेके जाता था, अपने वाले से घर का खर्च चल रहा है। हम्म। पहले तुम मुझे दिन में एक बार मिलती थी, अब पूरे दिन घर में ही हो। पहले तुम्हारे पार्लर का एक दिन का खर्चा देना पड़ता था, अब तुम्हारे पार्लर का सामान भी घर में लाना पड़ता है, पार्लर का भी खर्चा उठाना पड़ता है। पहले तुम्हारी फ्रेंड खाने पे आती थी, पर अब मुझे अपने और तुम्हारे दोनों फ्रेंड के साथ पूरे परिवार को एक साथ खाना खिलाना पड़ता है। हाँ, कि पहले तो हमसे इतना प्यार करते थे, शादी के पहले तो आपने हमसे इतने वादे किए, और फिर आज जब जो है ऐसे बदल गए। क्योंकि शादी से पहले आप लिमिटेड टाइम के लिए मिलते थे ना, अब तो अनलिमिटेड टाइम के लिए जीवन में हो। क्योंकि आपको कैमरे के पीछे की दुनिया नहीं पता थी कि घर जाके मैं डांट भी खाता था, भाई भी बोलता था, ये भी करता था, वो ये चीज़ें नहीं नज़र आई। मैं तो तैयार होके जब आपसे मिलता था बस वही नज़र आते थे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, जैसे मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ जो हमारे यहाँ आते हैं, या जो मेरे ही नेफ्यू नीज़ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, मेरे साथ भी हुआ। ऐसा नहीं है कि स्कूल टाइम में सबकी कोई ना कोई फ्रेंड होती हैं, हाँ। और वही सबसे अच्छा लग रहा होता है, उसके साथ उठना बैठना खेलना कूदना सारी चीज़ें। पर जैसे ही हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में क्या होता है, वैरायटी ऑफ स्कूल से लोग आते हैं।
तो हमें वैरायटी ऑफ ऑप्शन भी मज़े लगते हैं कि इनसे भी दोस्ती हो जाए, उनसे भी दोस्ती हो जाए। फिर उन लोगों में हमसे भी वो यही चाहते हैं दोस्ती करना। तब जाके फिर एक समझदार लड़के को ऐसा लगता है कि यार इस गधे को की कद्र तो कई धोबी कर रहे हैं, हाँ। मैं तो एक ही जगह परेशान था। सबसे बड़ी ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह यही बनती है, यही इंसान के जीवन में भी है। जब वो छोटी जगह से बड़ी जगह जाता है तो एकदम से वहाँ पे बदलने की कोशिश अपने आप को करता है, अपना स्टेटस अपनी मेंटेन प्योरिटी कर को खोने की कोशिश अपना करता है। स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में अपनी प्योरिटी खो देते हैं वो। यही प्रॉब्लम आजकल की यंग जनरेशन में भी है कि वो इंडिया में काम कर रहे हैं पर वो काम फॉरेनर्स के साथ कर रहे हैं। अब वो यहाँ बैठकर उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, एडवाइजरी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें कॉपी करने के चक्कर में वो ना यहाँ के रह जाते हैं ना वहाँ के, क्योंकि वो हैं यहाँ पे, लोग यहाँ हैं, कल्चर यहाँ है, पर वो मॉडिफिकेशन के चक्कर में ना वहाँ के रहते हैं ना यहाँ के। ये भी बहुत बड़ी वजह डिप्रेशन की है और अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे हम एक, मुझे लगता है अगर मैं हर एक क्वेश्चन पे आपसे पॉडकास्ट करना चाहूँ तो आपके पास हर एक क्वेश्चन पे 1 घंटे 2 घंटे बोलने का। नहीं, इसलिए आपको हमेशा कैटेगराइज करना चाहिए कि एज ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस और पॉडकास्ट, क्योंकि हर एज की अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहानी है और किस तरीके से इंसान का नेचर, उसकी सोच बदलती है, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत रास्ते पे भी जाते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं। ये क्यों होता है? पहले बच्चों के पास एक ही बेडरूम होता था जिसमें 4 बच्चे हों, एक बाथरूम होता था जो पीछे से कोई गेट बजा रहा है। पर आज के टाइम में बच्चों के पास पर्सनल बाथरूम होने की वजह से उन्हें अपनी बॉडी में होने वाले सारे चेंजेस पता हैं, अकेले सोते हैं, बॉडी में होने वाली इरिटेशन सेंसेशंस के बारे में पता है, एंड कई उन्हें ही फील करने लग जाते हैं, कई उन्हीं से इरिटेट हो जाते हैं। तो किस तरीके से गलत संगत में जाके वो एडिक्ट होते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी हम लोग स्कूल्स में भी अवेयरनेस क्लास चला रहे हैं। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, पेल्विक हेल्थ पे क्लासेस चला रहे हैं। ये भी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, मैंने देखा कि पीछे आपने अभी अलग अलग स्कूलों में जाके लोगों को जागरूक किया है। नोएडा के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी मैंने देखा हाँ आपको। जी, तो अभी हमें ये चल रहा है कि लोगों की पेल्विक हेल्थ पे भी कंट्रोल किया जाए, न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल थॉट्स पे भी किया जाए, एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे तो हम करते ही हैं। साथ ही जो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कॉपरेशन रहा है स्पेशल लोगों के साथ भी, तो हमारा है कि उन्हें भी जागरूक किया जाए, एम्पावर किया जाए, इन बच्चों को, बड़ों को भी सोसाइटी की मुख्य धारा से जोड़ा जाए कि इनके अंदर भी बहुत टैलेंट और काबिलियत है। कई कंपनीज़ ने ऐसे स्टेप्स भी लिए हुए हैं, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है कि बहुत सारे इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी है जो लोग और बच्चे और पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, जिसके लिए सोसाइटी को अभी भी कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है। भैया अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज के टाइम पे 20 से 25 साल की उम्र में हर इंसान के शरीर में किसी न किसी प्रकार का दर्द है, तो आपको क्या लगता है किसी खतरे की घंटी है या सामान्य है? नहीं, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर आपके जॉइंट्स में पेन आ रहा है और आपकी एज 20 से 30 साल की है, तो 20 से 30 साल का मतलब होता है जब आप स्कूल से कॉलेज की एज में आ रहे होते हैं, और यही आपकी एज होती है जहाँ पे आप अपने दिमाग से भी बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्कूल में एक सीक्वेंस पढ़ाई करते हैं 1 2 3 करके, फिर आगे चल के अपना एक डिसीजन लेते हैं, साइंस आर्ट जो भी लेनी है आपने। बट कॉलेज आपका फ्यूचर और आपका करियर बनाएगा, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे भी आप परेशान होते हैं, या कह सकते हैं कि 25 के बाद आप जॉब में भी स्टार्टअप पे होते हो। तो कहीं हम अपनी फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस और न्यूरोलॉजिकल दोनों से ही फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि स्ट्रगल का टाइम होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि बॉडी में होने वाले चेंजेस, जैसे आईटी पीपल्स में बहुत ज़्यादा अभी पेल्विक की प्रॉब्लम आ रही है, मैक्सिमम सिटिंग की वजह से ग्लूट्स मसल्स में काफ़ी देखने को मिलता है कि फ्लैट हो रही हैं, या
यंग एज होती है तो हमारे अंदर जोश जुनून बहुत होता है काम करने का। तो हम बेड पे लैपटॉप यूज़ करना, ज़मीन पे लेट कर यूज़ करना, उल्टा लेट कर यूज़ करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जैसे अभी हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि वर्क फ्रॉम होम पे जोर डाला जाए। तो वर्क फ्रॉम होम अच्छी चीज़ है कि आप इस टाइम पे पेट्रोल की बचत करेंगे और कहीं ना कहीं कारपूल करो, ऐसी चीज़ें ठीक है। पर हाँ। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है उसके साथ साथ वर्क स्टेशन मॉडिफिकेशन। आपको अपने घर के अंदर वर्क स्टेशन भी सेटअप करना चाहिए, और बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता। आपको नहीं पता पर आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे लोग आप काम कर रहे हैं, जो आपकी चीज़ों को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम इफ़ेक्टिव बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी मैट्रेस हो या आपकी टेबल हो या आपकी चेयर हो, प्रेजेंट टाइम में मार्केट में अगर देखा जाए कि लैपटॉप यूज़ करने के लिए एक टेबल 1200 रुपये से स्टार्ट है। बड़े स्मार्ट से हैं, जस्ट पाइप होती हैं और वो टेबल यहाँ तक आ जाता है, हाइट एडजस्टेबल होती है, और बेड के अंदर उनके नीचे वाले पाइप चले जाते हैं, तो वो स्पेस भी बहुत नहीं लेते हैं। एंड आप अपना 90 टू 120 डिग्री के पॉस्चर में सही तरीके से अपना काम कर सकते हैं। बट जनरली लोग क्या करते हैं यंग एज में, वो बेड पे यूज़ कर रहे हैं, टेढ़ा लेट कर यूज़ कर रहे हैं, क्रॉस लेग यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को नहीं समझ पाते हैं। और मैंने जैसा बताया RSI, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। एक मसल्स अगर एक ही पोस्चर में कंटिन्यूअस वर्क करती है तो एक टाइम होता है हर मसल्स का। जैसे अभी हम क्रॉस लेग करके बैठे हैं तो एक हिप पे बैठे हैं, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हीट, बर्निंग सेशन, थकान शुरू होगा। बट अगर हम इसे बीच बीच में लेग्स को हाँ। चेंज ना करें तो वो हीट, इरिटेशन, पेन धीरे धीरे आपके ग्लूट्स में ही एट्रोफी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ा देता है। तो आप देखोगे ग्लूट्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, दोनों हिप मसल। ऐसे ही बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी ये चेंजेस आते हैं जो हमारे लिए पेन जनरेट या क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं ओवर टाइम भी वो अपने आप को प्रेफर करते हैं करने के लिए। बहुत सारे हैं जो नाइट शिफ्ट भी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टायर्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में लेकर जाते हैं, और अपना करियर बनाने की दौड़ में अपने खाने पीने को अवॉइड करके, अपनी न्यूट्रिशंस को कम अवॉइड करके, क्योंकि आप एक झटके से बड़ी लाइफ में आए हो, है ना। आपने अचानक से एक स्टूडेंट एकदम से प्रोफेशनल हो गया। आप यहाँ पढ़ते हो, बीच बीच में ब्रेक मिलता है, गैप मिलता है, पर ऑफिस में इतनी जल्दी नहीं मिलता है। यंगस्टर्स होते हो तो कहीं ना कहीं टारगेट अचीव करने में लग जाते हैं, और उस टारगेट को अचीव करने में इस एज में भूख प्यास नहीं लगती, तो हमारी न्यूट्रिशन और बाकी डेफिशिएंसीज भी बढ़ जाती हैं। और इसी का ध्यान अगर हम सही टाइम पे रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। तो अगर जॉइंट्स में पेन इस एज में है तो आप मान के चलो, इसीलिए मैं IT में कहता हूँ एक अच्छा मैनेजर बनने से पहले आप एक अच्छे पेशेंट बन जाते हो। दूसरी क्या प्रॉब्लम आती है गर्ल्स में और लेडीज़ में, मैंने देखा है कि मैक्सिमम लॉन्ग आवर सिटिंग या यूरिन कंट्रोल करने की वजह से उनका ब्लैडर भी इफेक्टेड होता है। इसीलिए आजकल PCOD का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत, वाइट डिस्चार्ज अपने आप में आपके जॉइंट्स को, बॉडी को भी वीक करती है, आपकी बोन डेंसिटी भी वीक करती है। बॉयज़ में भी सेम प्रॉब्लम आती है, वो मेडिकल टर्म्स हैं, कई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपकी बॉडी में पेन क्रिएट करता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका स्ट्रेस लेवल। जब आप अर्न करते हैं तो उस सैलरी के साथ साथ आपके साथ जिम्मेदारियां भी आती आती हैं। हैं भैया। तो आप अपनी सैलरी को एंजॉय कर रहे हो या अपनी सैलरी को जिम्मेदारियों में यूज़ कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जनरेशन को भी अपग्रेड कर रहे होते हैं, है ना। जब जनरेशन अपग्रेड कर रहे होते हैं तो अपनी प्रीवियस जनरेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। लाइफ में जो नया पार्टनर आया उसकी जिम्मेदारी भी हमारे पास होती है, और वो जनरली यही एज होती है हमारी, है ना। उसके साथ साथ हमारे खुद के भी शौक़ और सपने होते हैं जिन्हें भी हमें पूरा, तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आपकी सैलरी बहुत कम पड़ जाती है। तो जब आप ऐसी जंग लड़ना शुरू करते हो तो भी आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट और पेन, ये सारी चीज़ें आती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि इन्हीं के साथ साथ नया नया शौक़ होता है कि सैलरी मिली है, सिविल स्कोर बेटर है, तो क्रेडिट कार्ड और बाकी चीज़ें, ऑफर्स भी आते हैं। तो अगर आप इसमें फंसते हो
तो भी आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है कि जितनी सैलरी आई 50% तो क्रेडिट कार्ड या बाकी बिल्स में चली गई, अब बचा हुआ है 20-25%, अब उसमें मैं अपने गांव में भेजूं, अपने घर में भेजूं, रेंट दे दूं या क्या कर लूं, क्योंकि इस एज में आप किसी कंपनी के मैनेजर या टॉप मोस्ट पोस्ट पे नहीं होते हो, नहीं। स्ट्रगलर होते हो, एंड सैलरी जस्ट आती है और जस्ट आपको उड़ाने का शौक होता है, सैटरडे नाइट पार्टीज़ और ये वो जो कल्चर है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें एंजॉय करनी है तो आपको फिट भी रहना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ, आप खाना खा रहे हो तो बॉडी को यूज़ करो, अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो खाना भी मत खाओ। मत खाओ। अगर आपको पसंद है कि सैटरडे नाइट पार्टी में करूँ, तो एटलीस्ट आप अपनी बॉडी को इतना फिट रखो कि पूरी रात जगो फिर भी दूसरे दिन हेल्दी रहो। अगर आपको पसंद है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाऊँ, तो कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन स्टार्टिंग से लो कि एक अच्छे स्केल पे जा सकूँ। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत टेढ़े मेढ़े तरीके से काम करूं, अच्छी चीज़ें करो, मैं भी लेट कर खेलता हूँ पबजी या गेम, बट उसके लिए अपनी बॉडी फिट रखो। तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो। आपको लगता है मैं अपने ख़ानदान और परिवार की जिम्मेदारियों को उठाऊं, तो फिर आप फालतू के एक्सपेंस अपने क्लोज करो। एक साथ सब तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं अगर मिलेगा। बाल अच्छे पसंद है तो शैम्पू भी करना पड़ेगा, कटवाने भी पड़ेंगे, कॉम्ब भी करना पड़ेगा, ऑयल भी लगाना पड़ेगा। खाना खाना है तो हाथ से रोटी तोड़ना, फिर सही जगह डिप करना, फिर लेकर आना, मुंह तक लाना, फिर मुंह को चबाना, फिर सलाइवा मिक्स करना, फिर सॉलो करना, फिर जाके टेस्ट आएगा। तो किसी भी काम को 2 मिनट में नहीं होता, हर काम में मेहनत है और कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आप पाओगे नहीं। अब हमें अगर इस जॉब करना है, आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपना बहुत बड़ा घर छोड़कर एक छोटा सा डब्बा लेके यहाँ पे हूँ। बिल्कुल सही बात है। मेरे घर के बगल में तो कंपनी नहीं खुलेगी ना। आप देखो ना, बड़ी अच्छी छोटी सी चीज़ है कि ये आपका क्वेश्चन नहीं है पर मेरा मन है इसका आंसर देने का। इंसान को बिना छोड़े नहीं मिलता। आप एजुकेशन लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हो? घर से। अपना घर छोड़ते हो, बिल्कुल। जहाँ पे आप अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्ट पाते हो। दूसरे एंगल पे आप क्या छोड़ते हो? अपने माँ बाप, जहाँ आप अपने आप को सबसे सेफ फील करते फील हो। करता हूँ। तीसरे नंबर पे आप क्या अपना छोड़ते फ्रेंड हो? सर्कल छोड़ता हूँ। अपना खाना पीना, हाँ। जो आपकी नवाबी होती है कि मैं ये खाऊंगा पीऊंगा, ये कपड़े साफ मिलेंगे। फिर आप अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ते हो, जैसे आपने कहा दोस्त यार। फिर आप अपने कजन्स, भाई बहन। आपने इतना बड़ा त्याग किया है, सब कुछ छोड़कर आप एक बैग लेके निकलते हो एक शहर में एजुकेशन लेने। और जब आप एजुकेशन लेने लगते हो, फिर आपको लालच पड़ती है कि ये सारी चीज़ें चाहिए, फिर आप ये आर्टिफिशियल ढूंढने शुरू कर देते हो। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें छोड़कर एक चीज़ के लिए आए हो, तो आंख बंद करके उस एक चीज़ को अचीव करो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये सब छोड़कर अपनी एजुकेशन ली, उस एजुकेशन से एक जॉब ली, तो आप अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सारा स्ट्रगल आपका वेस्ट हो गया। दर्द होते ही पेन किलर लेना, फायदा या नुकसान? नुकसान। दर्द हमारी बॉडी में कई टाइप के होते हैं, जैसा कि मैं अपने पेशेंट लोगों को भी बताता हूँ। एक पेन होता है जो कि लोकल, पर्टिकुलर एरिया पे चोट लगने से, कि किसी चीज़ से टकरा गए, गिर गए। एक होता है रेडिएटिंग पेन, जो कि आपके पोस्चर की वजह से या किसी चीज़ के कंप्रेशन की वजह से होता है, या लिगामेंट टेंडन के प्रेशर की वजह से, या नर्व कंप्रेशन, जो भी है। तीसरा पेन होता है इंटरनल ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन की वजह से, कि अगर आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसकी वजह से भी लोकलाइज पेन या रेडिएटिंग पेन होना पॉसिबल है। एक होता है साइकोलॉजिकल पेन, जो हम खुद क्रिएट करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तो जनरली अगर आपको पेन होता है तो आपको समझना चाहिए कि पेन है क्यों। ओवर स्ट्रेन की वजह से पेन है, या हमारे किसी पॉस्चर की वजह से पेन है। तो सबसे पहले पेन को हमें एक दिन अवॉइड करना चाहिए। अगर पेन टॉलरेट कर सकते हो, अगर वो टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो हमेशा एक पेन किलर लेकर सो जाओ। बट सो जाना होता है, लोग पेन किलर लेके एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं। तो पेन किलर लेके आपका दर्द ठीक नहीं होता, वो जगह एरिया ठीक नहीं होता, आपकी मसल रिलैक्स होती है।
बट जब आप नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिविटी करते हो उसकी वजह से, तो जब उसका असर ख़त्म होता है तो आपका पेन डबल हो जाता है। बट अगर उससे आपका पेन ठीक नहीं हुआ रेस्ट करके भी, तो आपको इमीडिएट अपने थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। वो आपको असिस्ट करेगा कि एग्जैक्टली पेन है क्यों। अगर वो बेसिक पेन है तो वो आराम से आपका थेरेपी ट्रीटमेंट से 1 से 2 दिन में नॉर्मल हो जाता है। बट अगर आपके 1-2 दिन की थेरेपी से वो पेन बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुआ है, या थोड़ा बहुत भी बेटर नहीं हुआ, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बेटर होता है तो कई बार पेन क्या है 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, बट आपके 1 से 2 सेशन में एटलीस्ट उसे कम होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल कम नहीं होता है तो वो आपको फिर रेफर करता है उस पेन से रिलेटेड डॉक्टर के पास, कि वो जॉइंट्स का पेन है या नर्व का पेन है या किसी ऑर्गन का पेन है, तो फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डॉक्टर से आपको कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पर घर बैठे रेगुलर पेन किलर खाना वो गलत है। एक दिन तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत टायर्ड हो गए हैं तो भी हमें पेन किलर की नीड होती है। कई बार ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, काम ऐसा है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, या ऐसी सिचुएशन बनी कि जिसकी वजह से हम बहुत टायर्ड हो गए, या कोई जर्क आया, झटका आया और हमें जनरल पेन आ गया। बट वो एक सिंगल डोज सफिशिएंट है ये समझने के लिए कि मैं बेटर हो जाऊंगा या नहीं। ये बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई आपने, क्योंकि अभी बहुत बार क्या होता है कि मैंने ये देखा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, हाथ, उनको ये लगता है कहीं में दर्द हो रहा है, कॉम्बीफ्लैम खा लो, दर्द गायब। मुझे लग रहा है कि आपने जो सही बताया, अगर वो दर्द सहनी है, हमें कई बार देखना चाहिए कि हो सकता है कि कई बार अचानक से चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं और दर्द हो जाता है। क्योंकि लोग इतनी जल्दी जल्दी अगर खाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें दर्द है नहीं, वो दर्द फील कर रहे हैं उस मेडिसिन के लिए। वो भी एडिक्शन है एक तरीके की। जैसे कई लोग हैं बिना सिगरेट पिए फ्रेश नहीं हो पाते, हाँ, चाय पिए बगैर फ्रेश नहीं हो पाते। कई लोग होते हैं कि मुझे ड्रिंक करनी है क्योंकि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो वो जानबूझ के स्ट्रेस में आते हैं कि मुझे ड्रिंक करनी है। कई लोग कहते हैं मैंने सिगरेट कम कर दी है, तो मैं कहता हूँ कम तो कुछ नहीं होता, या तो बंद होता है या रेगुलर होता है। पीना होता है आपने वो। कम किया है ताकि जब मैं परेशान हूँ तो ज़्यादा पी सकूँ। तो ये एक कहने वाली बात है, आप एडिक्ट हो गए हो उस मेडिसिन के, कि हर छोटी-छोटी चीज़ पे आपको खा के रिलैक्स होना है। क्योंकि उस मेडिसिन्स को खा के आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, नींद आती है। सेम वही था कि जैसे पहले कफ सिरप लोग पी जाते थे, कि उससे बॉडी रिलैक्स होती है। तो आपकी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खा के आपको धीरे-धीरे एडिक्शन, कई लोगों को च्युइंग गम खाने की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों को मुँह में टॉफ़ी रखने की एडिक्शन होती है, वैसे ही इसकी भी होती है। तो इतने फ्रीक्वेंटली कभी हमें मेडिसिन नहीं खानी चाहिए कि वो हमारी आदत में शामिल हो। इतने अगर जल्दी-जल्दी आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में कोई तो चेंजेस हैं जो आए दिन कहीं न कहीं पेन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि कई लोगों की ये हैबिट है कि वो पेन में पेन किलर से ज़्यादा हॉट पैक लेके सो जाते हैं। हाँ, तो कई बार वो जला लेते हैं। इवन आइस बर्न भी उतना ही खतरनाक होता है, बल्कि ज़्यादा होता है हॉट से। तो कभी इन चीज़ों को लेके नहीं सोना चाहिए। एक बड़ा पेशेंट परेशान होता है कि हमें कैसे पता चले कि हमें हॉट पैक लगाना है या कोल्ड पैक लगाना है। मैं कहता हूँ जनरली आप उसे टच करो, हॉट है तो इन्फ्लेमेशन है तो हॉट पैक, वो कोल्ड पैक लगाओ। अगर वहाँ पे नमनेस है, ज़्यादा ठंडा है, तो आप वहाँ पे हॉट पैक लगाओ। बट इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें सूट नहीं करता कोल्ड या हॉट। तो उस कंडीशन में आप वो चीज़ें लगाओ जो आपको सूट करती हैं। बट अगर हॉट पैक लगा के आपको सूट होता है कि आपको आराम मिलता है, तो कोल्ड पैक आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता, क्योंकि बॉडी सेंसिटिव होती है। तो उस कंडीशन में आप नॉर्मल वाटर से भी सिकाई कर सकते हो, क्योंकि कंप्रेशन और पानी के पास उतना नॉर्मल हॉट रहता है। तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस पे गर्म करके आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। कई बार पेशेंट पूरा छाला और रेड करके आ हाँ, जाता है, और फिर उसको ठीक करने के लिए पेन किलर खाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक पेन किलर सफिशिएंट है। उसके बाद आप सीधे अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो, कांटेक्ट करो और कहो कि भाई डायग्नोस करके बताइए एग्जैक्टली कि प्रॉब्लम ये क्या है, कहाँ? क्या पेन है, क्यों पेन है। आप ठीक हो सकता है 1-2 दिन में, नहीं हो सकता है तो रिलेटेड डॉक्टर के पास हमें रेफर करो। भैया आज के मॉडर्न टाइम पे बल्कि कहें कि सोने का सही तरीका क्या होना चाहिए? करवट पे, पीठ पे या पेट पे? सोने का सबसे सही तरीका होता है खुश होके सोना, क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी मैट्रेस कंपनीज़ हैं, वैरायटी ऑफ बेड्स बन रहे हैं। हाँ,
कोई ऊपर एक फोम लगाएगा, कोई मेमोरी फोम लगाते हैं, कोई स्पॉन्ज लगाएंगे, कुछ बीट्स लगा देंगे, कुछ रोलर्स उसमें भर देते हैं। तो वैरायटी ऑफ मैट्रेसेस बन रहे हैं और लोगों को लगता है ये कंफर्ट है, ये कंफर्ट है, ये कंफर्ट है, बट जो कि बॉडी जो है वो हमेशा हेल्दी और अनहेल्दी, ये दो ही कंफर्ट होते हैं उसके। आप देखो, आप बहुत ज़्यादा अगर काम वाम करके टायर्ड हो, इवन अच्छा काम करके टायर्ड हो, जो जैसे घर में शादी फंक्शन पार्टी कुछ भी ऐसा है, या बड़े टायर्ड, आप किसी भी सिचुएशन में सो जाते हो और सुबह फ्रेश उठते हो। घर में गेस्ट आए हैं, रात भर गप्पे शप्पे हुए हैं, आप सोफे पे सो गए क्योंकि कमरे नहीं है इतने, जगह नहीं है इतने, आप सोफे पे सो जाओ एंड सुबह फ्रेश उठते हो। आपके घर कोई कपल आया, आपने अपना बेडरूम उन्हें ऑफर कर दिया एंड खुद दोनों लोग ज़मीन पे कुछ बिछा के सो गए हॉल में, एंड सुबह उठो नॉर्मल हो। बट वही इंसान नॉर्मली पूरे बेड पे फैल के सोया है, फिर भी सुबह दर्द में उठ रहा है। तो ये होता है बॉडी का डिस्कम्फर्ट। आप अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग बनाओ, थोड़ी जॉगिंग, जंपिंग, रनिंग, ऐसी एक्टिविटीज़ करो सो दैट आपकी मसल टोन इतनी अच्छी हो कि वो आराम से सो सके। आप इतने अच्छे, आजकल किसी के घर में ऐसा नहीं होगा जनरली आमतौर से कि मिनिमम 6 से 8 इंच का मैट्रेस है एंड उस पर भी उसे डिस्कम्फर्ट है। तो अब आपको कौन सा बेड चाहिए? या तो आप यूज टू जिस बेड के हो, जैसे मैं जनरली 8 to 12 इंचेस के मैट्रेस पे कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे उस पर अच्छी नींद आती है। बट ऐसा नहीं है, मैं गांव जाके खाट पे सोता हूँ, उस पर भी ठीक हूँ। या बच्चों के साथ कई बार फ्लोर पे सो गए गांव में कजन्स के साथ, तो भी मैं ठीक भैया हूँ। गांव में तो देखा ऐसा क्योंकि गांव में तो भैया 12 इंच वाला गद्दा मिले ना तो है, कहीं आप वहां जाके अगर एडजस्ट कर लें, इसका ये मतलब है कि आप उस चीज के एडिक्ट नहीं है कि हमें ये 12 इंच वाला गद्दा हाँ, चाहिए तभी सोऊंगा। आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी वीक हो रही है, क्योंकि जनरली होता क्या है, हम साइड पे सोते हैं, एक हाथ पे सो गए, तो हाथ पे जब हम सोएंगे तो हमारी मसल्स की बाउंसिंग टेंडेंसी होती है कि इसे कंप्रेस किया तो ये अपोजिट प्रेशर देती है एंड छोड़ते ही ये गड्ढा वापस नॉर्मल आ गया। हाँ आपकी जब मसल टोन वीक होती है तो आप जिस हाथ पे सोते हैं, कुछ देर के बाद वो कंप्रेस होने के बाद अपनी जो बाउंसिंग टेंडेंसी है वो धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। आपकी मसल्स को आपकी बोन से ही चोट लगती है, या मैट्रेस जो है एक प्रेशर के बाद वो उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है और वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो हार्ड होना स्टार्ट होगा तो आपकी मसल हार्ड हो गई है, आपकी वो मैट्रेस हार्ड है, फिर से आपका वेट ही आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है। बट अब वहीं अगर आप जॉगिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ें करते हो, थोड़ा सा भागना, फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिटनेस एक्सरसाइजेस, अब तो वैरायटी ऑफ गेम, इंडोर गेम्स इतने आ गए हैं कि आप हाँ, घर में आउटडोर खेल गेम का लीजिए। मज़ा इंडोर गेम में ले सकते हो, जस्ट छोटी छोटी मॉडिफिकेशन से। तो थोड़ा सा हेल्दी और फिट रहना चाहिए सो दैट आप इन सारी चीज़ों के लिए कंफर्टेबल हो सके हो। मेरा बस एक कहना होता है कि आप कभी भी किनारे पे लटक के नहीं सो, क्योंकि दो लोग एक साथ बातें करते हैं, एक साथ गप्पे लगाएंगे, एक साथ सोते हैं, पर जैसे ही नींद आती है दो लोग दो डायरेक्शन में चले जाते हैं। राइट साइड सोने वाला राइट एज पे, लेफ्ट साइड सोने वाला लेफ्ट लेफ्ट एज एज पे, पे। क्योंकि एक दूसरे के साइड फेस करके गर्म सांस आती है, हीट ब्रीथ की वजह से अनकंफर्टेबल, तो दो लोग दो डायरेक्शन में जाते हैं, तो जनरली अपोजिट ब्रीथ करते हैं। तो एजेस पे सोना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एज पे क्या होता है, जैसे अभी सेंटर में हम प्रेस करते हैं तो इधर से भी मैट्रेस, इधर से भी मैट्रेस, दोनों उठ जाएगा। बट वही अगर हम एज पे कंप्रेस करेंगे तो यहाँ से ये फोल्ड हो गया, तो हाँ हमारी स्किन भी फोल्ड होती है, मसल्स और बोन भी, तो इसमें हमारी बॉडी में ट्विस्ट मसल्स ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन रुकता है या कुछ। कई लोगों के इसमें ऑब्जेक्शन होते हैं कि हमारी आदत है, हम नींद में अपने आप चले जाते हैं। हाँ कि भैया हम तो अपने आप ही चले जाते, पता नहीं हाँ, कैसे, हमें पता भी नहीं तो चलता हम है। कैसे करें, हम तो सीधा सोते हैं, मगर हमें आदत है कि हम वैसे ही चले जाते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और गलत भी नहीं है, पर मेरा सबसे यही कहना होता है कि अगर आप नींद में अपने आप चले जाते हो, तो अगर आपके उसी साइड एक छोटा बच्चा सुला दो या कभी सोया है, तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं करवट लेते कभी? आपके ब्रेन को पूरी रात पता होता है कि आपके इस साइड एक बच्चा है जिसके ऊपर हमें करवट नहीं लेना है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को कमांड दे के सोए हो कि वो इस हाथ पे सोया है या इस साइड सोया है, तो मुझे उतना एरिया बचा के सोना है। इवन अंधेरे में भी आपको पता रहता है कि इस साइड है, तो आप उसके ऊपर नहीं हाथ डालते या बैठ जाते या करवट ले लेते हैं। एक्सीडेंटल एक अलग चीज़ होती है, बट जनरली पूरी रात पूरी नींद में ब्रेन को पता रहता है कि इधर है।
वैसे ही मैंने जैसे बताया कि सुबह 3 o'clock की फ्लाइट है, 2:30 बजे का अलार्म लगाया है, बट 2:30 बजने से पहले ही आपकी आंखें खुल जाती हैं, अलार्म आप ही उठ के बंद करते हो, क्योंकि आप ब्रेन को कह के सोए हो कि ये बहुत अर्जेंट है। इसको करना है भाई। क्योंकि आप सोते हो, आपका ब्रेन चलता है, आप जैसी चीज़ें दिन भर एक्टिविटी करोगे या डीप में लोगे, उसी से रिलेटेड आपका ब्रेन आपके नाइट मिरर भी बनाता है। हाँ, जैसे आपने एक चीज़ जो बताई है कि हम कई बार ये तो कह देते हैं कि मैं नींद में कहीं चले जाता हूँ, नींद में सो जाता हूँ, नींद में इधर-उधर होता हूँ, लेकिन उसी नींद में अपने बच्चे के ऊपर पैर नहीं जाता, बच्चे के ऊपर हाथ नहीं आता या बच्चे की तरफ पलटते नहीं आप ना, हाँ, कि आपका दिमाग को आपको पता आपके दिमाग को ये पता है, इधर लालू सोया है, इधर नहीं आना है। बाकी आप पूरी नींद में कहीं भी घूम लो, कुछ भी कर लो, लोग बोलते हैं ना नींद में चलने की आदत है, नींद में आप बच्चे के ऊपर पैर रख के नहीं सो सकते। इवन आप अगर बच्चे को एज पे सुलाते हो तो भी आपके ब्रेन को पता है कि हाथ लगा के रखना हाँ, है, वो रखना गिर कि नहीं बच्चा ना जाए। गिर ना जाए। हाँ, तो सिंपली आप अपने आप को ट्रेन करो, ना कि एक्सक्यूजेस दो। तो थोड़ा सा ट्रेन करोगे, आप ऑटोमेटिक सही सोना शुरू कर दोगे। और कोशिश करो कि अगर बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो बात की चीज़ें हैं कि काइफोटिक में आप नहीं सो पाते, स्नोरिंग करते हो या स्लीप एपनिया है, तो उसके लिए वैरायटी ऑफ टाइप के स्लीप पैटर्न्स होते हैं, या कुछ कुछ बेड में मॉडिफिकेशंस होते हैं, मैट्रेस मॉडिफिकेशंस होते हैं, पिलो मॉडिफिकेशंस होती हैं, जिनसे इन प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है, या सेल्फ एक्सरसाइजेज होती हैं, उनके थ्रू भी किया जाता है। तो वो एक रे अलग केसेस हो गए हैं। तो जनरली आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि एजेस पे नहीं सोएं। और जब भी अगर नया मैट्रेस ले रहे हैं तो हमेशा एज जिसकी थोड़ी सी क्विल्टिंग होती है वो थोड़ा कंप्रेस कम होता है। जैसे फ्लैट वाला जो है, इस टाइप के एजेस ये जल्दी स्लिपरी होते हैं और ये स्लिपरी नहीं होते हैं। तो अगर आपने मैट्रेस चेंज करना है तो आप ध्यान दे सकते हो कि इस तरीके की थ्रेडिंग हो, ऐसा वाला लें। कि 40 की उम्र के बाद जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी हड्डी कमजोर क्यों हो जाती है? देखिए, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे हार्मोनल चेंजेस जनरली एवरी 5 इयर्स में गर्ल्स में मिलते हैं, थोड़े थोड़े बॉडी में चेंजेस। 40 to 50 के बीच में उनके प्री मेनोपोजल्स वाले स्टेज आते हैं, एंड 45-50 के बाद पोस्ट मेनोपोजल सिचुएशंस आती हैं। उस टाइम पे उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमने देखा है कि, जैसे मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट की नज़र से बोलूँ, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बट मैक्सिमम लेडीज जो हैं 40-45 के बाद ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम भी हो कम जाती होती हैं। है, कि बच्चे थोड़े से बड़ी क्लास बड़े में हो हो जाते जाते हैं। हैं, हस्बैंड थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल हो जाती है। और एक अच्छी मतलब फाइनेंशियल हाँ, कंडीशन कि और पहले अगर पोजीशन वो खुद काम कर रही हैं तो इतना हो जाता है कि मान लो मेड रख लिया और चीज़ों के नहीं। लिए। बिल्कुल, इनसे तो बेनिफिट हुँ, मिलता ही है। तो अगर मेड और बाकी चीज़ें हम रखते हैं तो हमारे पास टाइम भी एक्स्ट्रा होता हाँ, है, एंड वही टाइम होता है जब इनके अंदर सबसे ज़्यादा आता है कि अब हमें डाइटिंग करनी चाहिए। जैसे मैक्सिमम वीमेन मिलेंगी वो 40 के बाद ही मिलेंगी, जिनको मतलब रेयर केसेस में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग से हैं, बट मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो 40 के बाद जब उन्हें टाइम मिलना शुरू होता है अपने काम से और बाकी टाइम से, तो वो फिर डाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं उसमें। और डाइटिंग वो टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसी टाइम पे आपके हार्मोनल चेंजेस भी स्टार्ट हो रहे होते हैं। जब आपकी बॉडी वीक हो रही है, आपकी बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं, एंड उसी टाइम पे आप डाइटिंग भी स्टार्ट कर रहे हो। ये मैक्सिमम को नहीं पता होता है, क्योंकि जब बॉडी वीक होती है तो आपको हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपको एक्सरसाइज पे और स्विमिंग, जिम और डांस क्लास, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि अपने खाने पे। बट वो लोग जनरली खाना छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है उनके उस टाइम पे वीक होने की। अच्छा। भैया मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन छोटे बच्चों पे करूँगा क्योंकि बच्चों में आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पहले बड़ों में नहीं होती थी, अब वो बच्चों में होना स्टार्ट हो गए। जैसे कि आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि स्कूल के भारी बैग हम आप दे मैं भी कई बार देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि आज के टाइम पे वो 4 साल का बच्चा भी मतलब ऐसे करके या ऐसे करके उसके बैग में इतनी सारी चीज़ें भर दी जाती हैं। क्या सच में उस बैग से उनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हाँ,
स्कूल बैग की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे स्पेशल बच्चे हैं, उन्हें भी अगर ना देखा जाए तो जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, आपने देखा होगा वो एक हैवी सी जैकेट पहन के चलते हैं, हाँ। है ना? उन्हें उसमें मेटल्स होते हैं, उन्हें वेट जैकेट कहते हैं, क्योंकि स्पाइन की आदत होती है कंप्रेस और रिलीज की, इवन हमारी बॉडी की भी। उनके स्कूल बैग उनकी ही फिटनेस का राज है, मगर उन बच्चों के लिए वही स्कूल का बैग बुरा और खतरा भी है, जिनके बच्चे बेड के ऊपर क्रॉस लेग करके पूरा कॉपी के ऊपर सो के वो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपी को इस तरीके से ना पकड़ के इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस पोजीशन में हैं आगे नहीं झुक सकते, पर इस चीज़ को बाहर करने के बाद आप ऑटोमेटिक कॉपी के ऊपर सोकर बिल्कुल टेढ़ा करके और लिखना स्टार्ट करते हैं। आज के हमने देखा तो भी है। आपकी स्पाइन में काइफोटिक कब, आप बच्चा दोनों हाथों से फ़ोन चला रहा है, बच्चा बेड पे उल्टा लेटकर टीवी देख रहा है, वो अभी से इस तरीके से झुक कर चीज़ों को कर रहा है, मैक्सिमम बेड के ऊपर, फ्लोर पे अच्छा है, बट और उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बाहर, मतलब वो साइकिल नहीं चला रहा है, वो बच्चों की तरह दौड़ नहीं रहा है, उन पे झूले वगैरह नहीं झूल रहा है, वो गिर नहीं रहा है जैसे खेलते भागते बच्चे गिर। अगर उसकी वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो बोन आपके रोज की जो लाइफ स्टाइल है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से ऑलरेडी बैंड है। अब उस पोजीशन पे अगर आप स्कूल बैग लेते हो, वो आपके लिए हार्मफुल है कि वो और वीक हो गई। बट वहीं अगर आपका बच्चा ये सारी फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो वो भारी बैग उसके लिए एक तरीके से जिम है, जो उसकी स्पाइन को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर हेल्दी रहा है। बनाएगा। आप देखो जैसे गांव के बच्चे होते हैं, तो वो बाकी बच्चों के साथ खेलते खेलते भी सर पे बोझा लेके चल देते हैं, पीठ के ऊपर भी लेके चलते हैं। अगर एक छोटे से बच्चे को एक बैग लेके वो नहीं चल रहा है, इट्स मीन्स कि वो उसकी स्पाइन फिर फ्यूचर में क्या ले सकती है। अगर आपको अपने बच्चों को इससे बचाना है तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, क्योंकि स्कूल तो ध्यान देता है जनरली। अब हर स्कूल में जनरली लगभग देखा जाए तो स्कूल में ऑलरेडी बुक्स जमा होती हैं, सब्जेक्ट वाइज ही लेके जाते हैं, बट फिर भी थोड़े बहुत भारी हैं तो इट्स ओके, इतना तो आपको अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि वो इन चीज़ों को उठा ले। अदरवाइज आज वो एक बैग नहीं उठा पा रहा है, तो क्या वो कुछ भी नहीं उठाएगा? आज अगर आप अपने बच्चों की सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो, तो फ्यूचर में क्या उसे कहीं अकेला नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल आप छोड़ेंगे। कॉलेज भी घर में कराओगे, उसकी जॉब भी घर में कराओगे, कहीं तो अकेला छोड़ोगे? तो आपको थोड़ा-सा अपने बच्चों को हर लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कि वो इंडिपेंडेंट रह सके। या तो फिर खुद की गारंटी लेके रहो कि जब तक हमारा बच्चा बुजुर्ग नहीं हो जाएगा तब तक हम ज़िंदा रहेंगे और उसके साथ रहेंगे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल तो पॉसिबल ही नहीं हमेशा है। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, हेल्दी बनाओ, कि बात ये सिर्फ एक स्कूल बैग की ना हो, हर चीज़ की और हर जगह की हो। भैया मैंने एक बार अभी जैसे ऐसे भी देखा है कि आज के टाइम पे पहले हम जनरली क्या देखते थे कि जिनको हार्ट अटैक आता था, उनकी उम्र 50 के प्लस होती थी। मैं कई बार वाइफ से ये बोलता हूँ, जैसे अब आए दिन लोग सुनते हैं कि यार इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई, तो हम पहले ऐसे लगता था। इनफैक्ट आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाओगे कि पहले लोग कम मरते थे, कम उम्र में। पहले अगर हम ये सोचते थे, मतलब पहले हम सुनते थे कि 50 साल की उम्र में, तो हमें लगता था यार बहुत कड़ी मौत हो गई। गाँव में जैसे बोलते हैं कड़ी मौत हो गई। आज के टाइम पे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, छोटे बच्चों को कैंसर हो जा रहा है, छोटे बच्चों के ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही जो बड़ों में होती थी। उसका क्या रीज़न ऐसा हो सकता है? देखो उसके लिए ना, हम, आप, परिवार और समाज सब ज़िम्मेदार हैं। मेरी बातों को कोई भी पर्सनल ना ले, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। दूध वाला दूध में मिलावट कर रहे हैं, तो ये सोचता है कि मैं कमा रहा हूँ, और वो अपना दूध नहीं पीता कि मैंने इसमें मिलाया है, ये दूसरे पिएँ। सब्जी तो खा रहा है वो, क्योंकि उसी की सोच सब्जी वाले ने भी ली है, कि मैं सब्जियों में अपना केमिकल्स मिला रहा हूँ कि ये हरी-भरी रहें, दूसरों के घर तक पहुँचे। दूध वाला सब्जी लेकर खा रहा है, मगर अपना दूध मिलाया हुआ है वो नहीं पी रहा। फिर सब्जी वाला जो है उसका दूध पी रहा है, क्योंकि उसने दूध घर में नहीं बनाया है, उसके हिसाब से दूध पियो रहा है।
देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे की मिलावट खा रहे हैं, बस इस भरोसे से कि मैंने जो खाया है उसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया है। तो जबकि वो कहीं उसका ना दूध पी रहा है, उसका सब्जी वो खा रहा उसकी सब्जी खा रहा है, और दोनों यही सोच रहे हैं कि मेरा मिलावट वाला दूध ये पिए, हमें क्या लेना देना है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी मिलाई हुई सब्जी ये खा ले, मेरा क्या मिला मिल जाए। क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जो सब्जियां हैं खेत से सुबह टूटे दोपहर तक सूखने लगती हैं, उनकी शाइनिंग खत्म हो जाती है।